नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और धमाकेदार वीडियो और इस चैनल के नहीं, मैं अपने दूसरे चैनल के बहुत ही इम्पोर्टेंट और ड्रग पिक्चर श्रृंखला के एक और वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग सब देख पा रहे हैं, आप इस वीडियो को मेरे मेन चैनल पे नहीं देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे दूसरे चैनल पे जिसका नाम है क्लिनिकल होम्योपैथी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था कि इस पखवाड़े में जब भी मैं वीडियो शूटिंग स्टार्ट करूंगा तो मैं बैक टू बैक लगातार सिर्फ ड्रग पिक्चर शूट करूंगा, क्योंकि ये जो चैनल है जिसका नाम है क्लिनिकल होम्योपैथी, इसका मेन पर्पस है डॉक्टर्स को एजुकेट करना। जी हाँ दोस्तों, और उस वादे को पूरा करते हुए आज से लेकर के जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आने वाले 4 महीने तक लगातार आपको बैक टू बैक 12 ड्रग पिक्चर मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 डिफरेंट ड्रग पिक्चर आप लोग देख पाएंगे। उसी श्रृंखला में ये जो पहला लेटेस्ट ड्रग पिक्चर है, इसकी आज हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और टाइटल में देखा, दिस वीडियो इज ऑन साइलीशिया ड्रग पिक्चर। जी हाँ दोस्तों, साइलीशिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन एंड वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन स्पेशली इन द क्रॉनिक डिजीज। जी हाँ दोस्तों, साइलीशिया होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का और हैनीमैन का एक बहुत बड़ा मार्वल है, बहुत बड़ा शाहकार है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से रेत जैसी चीज प्रोसेस ऑफ डायनामाइजेशन और प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन के बाद कितनी इंपॉर्टेंट ड्रग के रूप में सामने आई है। और यही कमाल है होम्योपैथी का और यही कमाल है हैनीमैन का, जिसके लिए उनको शत शत नमन। कि रेत जैसी चीज, रेत की खासियत बताऊं आपको। रेत की खासियत है कि द रेत इज द मोस्ट इनर्ट मैटर ऑफ ऑन द अर्थ। इस ब्रह्मांड के अंदर जो सबसे इनर्ट मटेरियल है, इनर्ट मतलब बिल्कुल इनर्ट, जिसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वो रेत होती है। और किस खूबसूरती से डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन की प्रक्रिया के बाद ये जो रेत है, ये रेत इतनी कमाल की मेडिसिन के अंदर प्रूव होके सामने आई और कितना कमाल का ड्रग पिक्चर आया है। तो बिना किसी देरी के और बिना किसी इंतजार के ड्रग पिक्चर की स्टडी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और दूसरे स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पे आप मुझे और मेरे पीछे स्लाइड को देख पाएंगे। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज के लिए। चलिए, तो अब मुझे क्लियर है कि आप मेरे को भी देख पा रहे हैं, मेरे पीछे स्लाइड को भी देख पा रहे हैं। साइलीशिया ड्रग पिक्चर, जी हाँ दोस्तों, साइलीशिया ड्रग पिक्चर, ठीक है। साइलीशिया, अब मैं एक एक पॉइंट, ये देखिए जितने भी पॉइंट हैं, टोटल शायद 6 या 7 स्लाइड है यहाँ पे। इसके अंदर ये जो आप सिलसिलेवार पॉइंट देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब लोग पहले ही मेरी 25 से ज्यादा वीडियो देख चुके हैं ड्रग पिक्चर पे, तो ये जितना भी 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये सब की नोट है साइलीशिया के, ठीक है। और इससे हम इसकी थीम को समझने की कोशिश करेंगे और पूरी मेडिसिन के अंदर इसकी थीम को समझाने के लिए मैं बिल्कुल संक्षिप्त में आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं कि थीम अगर समझ गए तो सब समझ जाओगे। मेरे जितने सब्सक्राइबर ने कल्केरिया कार्ब पे मेरा वीडियो देखा हुआ है, कल्केरिया कार्ब के ड्रग पिक्चर का वीडियो देखा गया है, तो कल्केरिया कार्ब का हमारा थीम हुआ करता था सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ असिमिलेशन का विक्टिम होता है पेशेंट। मतलब कल्केरिया कार्ब का पेशेंट स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन का। व्हाट इज स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन? एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो जनरली डिफेक्टिव एसिमिलेशन का शिकार है, वो एक प्रकार का न्यूट्रिशन का डिफेक्ट का शिकार है। पर वो जो न्यूट्रिशन का डिफेक्ट है वो एब्रोटिनम जैसा नहीं है। एब्रोटिनम में न्यूट्रिशन का डिफेक्ट किस तरीके का है कि भैया उसको सप्लाई ही नहीं मिल रही है न्यूट्रिशन की, क्योंकि एब्रोटिनम एक माल न्यूट्रिशन की मेडिसिन है। तो एब्रोटिनम के अंदर उसको सप्लाई ही नहीं मिल रही है न्यूट्रिशन की, और ड्यू टू द पुअर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन द एब्रोटिनम्स पेशेंट इज द विक्टिम ऑफ डिसऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्कुल एब्रोटिनम से अलग कल्केरिया कार्ब के साथ ये नहीं है। कल्केरिया कार्ब को बाकायदा सप्लाई मिल रही है, उसके अंदर ना क्वांटिटेटिव डिफिशियंसी है फूड सप्लाई की, न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई की, ना उसके अंदर क्वालिटेटिव डिफिशियंसी है। बट इन दोनों से अलग कल्केरिया कार्ब के अंदर प्रॉपर सप्लाई ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स होने के बावजूद भी वो एक प्रकार का न्यूट्रिशन डिफिशिएंट है, क्योंकि कल्केरिया कार्ब के पेशेंट के अंदर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का मैकेनिज्म पुअर है। कि जब ये खाना जिसके अंदर प्रॉपर फूड सप्लाई है न्यूट्रिएंट की, जब वो उसके पेट में जाता है तो उसके पेट में क्या होता है, जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब
वो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स वो आंतों से एब्जॉर्ब हुए, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और एसिमिलेशन का मतलब होता है उसका यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यू, कि वो प्रॉपर टिश्यू तक पहुंचा और जिस पर्पस के लिए वो पहुंचा उसने वो पर्पस को फुलफिल किया। मेरी बात समझिएगा। तो कल्केरिया कार्ब का ये मैकेनिज्म डिफेक्टिव है, डिफरेंस समझिएगा, है ना। एब्रोटेनम अलग है, एब्रोटेनम को न्यूट्रिशन की ही सप्लाई उतनी नहीं है इसलिए कुपोषण हो रहा है, पर कल्केरिया कार्ब को एक प्रकार का कुपोषण इसलिए हो रहा है कि सप्लाई के बावजूद, प्रॉपर सप्लाई के बावजूद उसका एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन नहीं होता, और इसी को कहते हैं सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ द एसिमिलेशन। ये संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एग्जैक्टली जिस तरह से कल्केरिया कार्ब का पेशेंट एक न्यूट्रिटिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, जहां पे सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ऑफ फूड नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है प्लस उसका अपटेक नहीं हो रहा टिश्यू के द्वारा। एग्जैक्टली बिल्कुल 100% डिक्टो सेम कंडीशन साइलीशिया की है, याद रखिएगा। अब आप बोलोगे कि साहब साइलीशिया में फिर कल्केरिया कार्ब में क्या फर्क है? साइलीशिया कल्केरिया कार्ब में फर्क ये है, ये जो डिफेक्टिव डिसऑर्डर है एसिमिलेशन का, सेकेंडरी डिसऑर्डर जो है एसिमिलेशन का, ये साइलीशिया के न्यूट्रिशन को इस तरह से अफेक्ट करता है कि साइलीशिया के अंदर इस डिफेक्ट की वजह से सपुरेटिव प्रोसेसेस स्टार्ट होती हैं, पहली चीज। और यही चीज साइलीशिया को बिल्कुल पैरेलल में खड़ा करती है हीपरसल्फ के, पहली चीज याद रखना। तो कल्केरिया कार्ब प्लस हीपरसल्फ इज इक्वल टू साइलीशिया हो जाता है, बस इतना समझ लो। कल्केरिया कार्ब का डिफेक्टिव डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन है, जिसके कारण इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, और ये न्यूट्रिशन की कमी इसके अंदर हीपरसल्फ के पकने वाली कैरेक्टर, सपुरेशन के कैरेक्टर को पैदा करती है। और इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, भगवान के लिए किसी के सामने मत बोल देना ये जाकर के मेरा नाम लेके कि उसने बताया था कि कल्केरिया प्लस हाइपरसल्फ इज इक्वल टू साइलीशिया। ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप याद रख पाओ, नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि कल्केरिया साइलीशिया में क्या फर्क है, जबकि दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन है। तो फर्क ये है कि इसका डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन साइलीशिया के अंदर वो इस तरह से इसकी शरीर को इफेक्ट करता है कि इस न्यूट्रिटिव डिफिशियंसी के कारण इसके अंदर सपुरेशन का फिनोमिना आता है, और ये जो न्यूट्रिटिव डिफिशियंसी है ये इतनी डीपली जाती है इसकी बॉडी के अंदर कि वो इतना डीपली जाती है कि वो हड्डियों तक को नहीं छोड़ती। जी हाँ दोस्तों, हड्डियों के न्यूट्रिशन को तक नहीं छोड़ती, है ना। और इसी के कारण ये डिफेक्टिव डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन के कारण इसकी बोन्स अफेक्ट होती हैं। और बोन्स में हम क्या क्या देखते हैं? बोन्स में आप जितनी चीजें कल्पना कर सकते हो हम सब देखते हैं, जो कल्केरिया में दिखती है, ये कॉमन इन दोनों में। बोन्स की कैरीज देखेंगे हम, कैरीज अगर आप रिपर्टराइज करोगे कैरीज किसी भी बोन का, तो फर्स्ट ग्रेड में इकलौती मेडिसिन साइलीशिया मिलेगी। नेक्रोसिस ऑफ बोन रिपर्टराइज करोगे तुम लोग, तुमको साइलीशिया मिलेगी। इसका न्यूट्रिशन जो इफेक्ट करता है इसकी हड्डियों को करता है, इसलिए सॉफ्टनिंग ऑफ बोन होती है जिसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। अगर आप वो करोगे तो आपको कल्केरिया कार्ब के साथ साइलीशिया मिलेगी, ठीक है ना। तो ये इतना फर्क है, बाकी हम आगे जाएंगे। तो मैंने एक इसका थीम बता दिया। थीम क्या है? इफेक्टिव एंड सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन, न्यूट्रिशन प्रॉपर है बट एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन नहीं हो रहा है। इसी की वजह से एक न्यूट्रिटिव डिसऑर्डर का विक्टिम होता है साइलीशिया का पेशेंट, और वहीं से इसका थीम डिसाइड होता है, वहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। और ये कहानी को ज्यादा बेटर तुम लोग तब समझ पाओगे जब कुछ समय निकाल के 1 घंटे का वीडियो है कल्केरिया कार्ब को जाकर देख लो। कल्केरिया कार्ब को जाकर के देख लीजिएगा। देखो अब 10 मिनट लग गए ना, 10 मिनट होगा 9 मिनट 55 सेकेंड। 10 मिनट में ये थीम समझ लोगे तो बाकी स्लाइड हम सिर्फ समझाएंगे, और जो स्लाइड है उसको पढ़ेंगे और हम आगे निकल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब विदाउट अ डिले, विदाउट अ डू, ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि साइलीशिया इज अ स्लो एंड डीप एक्टिंग मेडिसिन। अब यहाँ पे ये चीज समझो कि अगर मटेरिया मेडिका में कुछ मेडिसिन है जो सबसे ज्यादा कतई स्लो और डीप एक्टिंग है, तो वो साइलीशिया है, याद रखना। देखो बात सुनो, अब यहाँ पे 2 चीजें समझने वाली हैं जो टेक्निकल पॉइंट है मटेरिया मेडिका को स्टडी करने का। जो मेडिसिन डीप एक्ट करेगी वो स्लो एक्टिंग भी होगी, याद रख लेना। जो मेडिसिन बहुत फास्ट एक्ट करेगी, रैपिड एक्टिंग होगी, वो सुपरफिशियली एक्ट करेगी बॉडी के ऊपर। वो बॉडी के अंदर वाइटल फोर्स के लेवल पे बहुत गहराई में नहीं जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, साइलीशिया को समझना है तो एकोनाइट बेलाडोना को समझो कि एकोनाइट बेलाडोना रैपिडिटी के साथ काम करते हैं,
उसका एक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग अगर कोई दो मेडिसिन है पूरी मटेरियल में, वो है एकोनाइट एंड बेलाडोना, समझ रहे हो। अब एकोनाइट और बेलाडोना की दिक्कत यह है कि बीइंग द फास्ट एक्टिंग मेडिसिन एंड रैपिड एक्टिंग मेडिसिन, उनका पेस बहुत फास्ट है। अब जब उनका पेस फास्ट होता है तो उनकी डेप्थ कम हो गई, वो बॉडी के अंदर और वाइटल फोर्स के अंदर डीप एक्ट नहीं करेंगे। इसी के कारण हम एकोनाइट और बेलाडोना जनरली जो कंप्लेंट्स हमको आती हैं वो एक्यूट होती हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की होती हैं। ऐसी बहुत कम क्रॉनिक कोई कंडीशन है जिसके अंदर हमको बेलाडोना एकोनाइट यूज करनी पड़ती है। उसका कारण यह है कि इन दोनों मेडिसिन का पेस बहुत फास्ट है, और जब इनका पेस, इनके अंदर एक्शन में पेस फास्ट है, रैपिडिटी है, उसी के कारण ये सुपरफिशियली एक्ट करती हैं, ये वाइटल फोर्स पे डीप एक्ट नहीं करती। और क्योंकि ये डीप एक्टिंग मेडिसिन नहीं है, ये क्रॉनिक डिजीज के ऊपर सेल्डमली इंडिकेटेड होती है। मतलब बहुत ही कभी कभार हमको कोई क्रॉनिक डिजीज मिलता है जिसमें जनरली हम इनको यूज नहीं करते, ये एक्यूट कंप्लेंट में यूज होती हैं। अब ये जो कंसेप्ट है इसको अपोजिट कर दो। इसका अपोजिट कंसेप्ट है कि अब हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जो कि स्लो पेस है, उसका इतना ज्यादा स्लो पेस है कि उसके लक्षणों को डेवलप होने में हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल लगते हैं। तो कोई अगर ऐसी मेडिसिन होगी जो कि जिसका पेस इतना स्लो होगा, तो कॉमन सेंस है कि अगर कोई मेडिसिन का इतना पेस स्लो है कि उसकी प्रॉब्लम्स को सामने आने में, उसकी प्रॉब्लम को जनरेट होने में शरीर में सालों लग जाते हैं, तो ऐसी मेडिसिन जो है वो स्लो एक्टिंग है, क्योंकि इसका पेस स्लो है। और यही चीज इसको डीप एक्टिंग बनाती है, क्योंकि हमको जो बीमारी होती हैं उनकी एक्यूट या क्रॉनिक कैरेक्टर के हिसाब से एक ऐसी मेडिसिन चुननी होती है जो खुद अपने आप में वही पेस रखती हो। उसकी कंप्लेंट क्रॉनिक होती होंगी तो वो क्रॉनिक मेडिसिन होगी, क्रॉनिक डिजीज पे ज्यादा इंडिकेटेड होगी। और अगर मेडिसिन फास्ट एक्टिंग होगी तो फिर वो एक्यूट डिजीज पे ज्यादा इंडिकेटेड होगी। तो यहाँ पे कवि यही बात कह रहा है। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है, एक सेकेंड यार, तू तो सही हो जा। Silesia is a slow and deep acting remedy. In proving, it takes a long time to develop the symptoms and therefore it is a long and deep acting medicine. Proving कर रहे थे तो इनको समझ में ही नहीं आ रहा था प्रूविंग हो रही कि नहीं हो रही। साइलिशिया के सिम्टम बोले भैया 20 दिन हो गए, एक भी सिम्टम नहीं आया। पता चला एट द एंड ऑफ द 2 मंथ साइलिशिया की प्रूविंग दिखनी चालू हुई इनको, जब ये सारे हथियार डाल चुके थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे कवि यही बात बोल रहा है, इन प्रूविंग इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप द सिम्टम्स एंड देयरफॉर इट इज अ लॉन्ग एंड डीप एक्टिंग मेडिसिन। साइलिशिया इज कैपेबल टू go thoroughly and deeply into the vital force and hence capable of curing the hereditary disturbances that are rooted in। ये इतनी गहराई में जाती है और इतना स्लोली काम करती है कि जो हेरिडेटरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो पुश्तैनी डिस्टर्बेंस चले आ रहे हैं शरीर के अंदर। कैसे पुश्तैनी डिस्टर्बेंसेस? की यही सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ असिमिलेशन के बोन के डिसऑर्डर, स्कोइलोसिस, कीफोसिस, ऐसे डिसऑर्डर जिनको जो इतने स्लोली डेवलप हुए कि बंदे की हड्डियां टेढ़ी हो गई, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, कर्वेचर ऑफ स्पाइन हो गया, कीफोसिस आ गई, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो गया, बोन में कैरीज हो गई, नेक्रोसिस हो गई। ये सारी समस्या एक रात में पैदा नहीं होती। इनको पैदा होने के लिए जो मैकेनिज्म्स हैं वो सालों तक काम करते हैं। इसलिए ये कवि कह रहा है कि हैंस कैपेबल ऑफ क्योरिंग द इनहेरिडेटरी या फिर हेरिडेटरी डिस्टर्बेंस दैट आर रूटेड इन द इकोनॉमी ऑफ द बॉडी। ठीक है, समझ गए हो? मेरे को पूरी विश्वास है कि इतना समझ में आ गया। अब इसलिए मैंने आपको शुरू के 10 मिनट लगा करके इसका पूरा का पूरा थीम समझा दिया था कि अब चीजें हम सिर्फ पढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज यहाँ लिखी है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और ये कई जगह आने वाला है ये। ठीक है। साइलिशिया इज विक्टिम ऑफ न्यूट्रेटिव डिसऑर्डर जस्ट लाइक Calcarea carb and Calcarea phos. Silesia has the nutritive disorder and a sufferer of secondary disorder of assimilation। हो चुकी है इस पे बात, है ना? वीडियो शुरू इससे करा था। साइलिशिया इंपेयर्स द न्यूट्रिशन। साइलिशिया बहुत बुरी तरह से न्यूट्रिशन को प्रभावित करता है। ठीक है। न्यूट्रिशन इज पुअर बट नॉट बिकॉज ऑफ द पुअर फूड। पुअर खाने की वजह से नहीं हो रहा है, बट ड्यू टू द डिफिशिएंट एसिमिलेशन एंड डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। वही चीज है जिसकी हमने बात करी थी। साइलिशिया को कई लोग मिसलीड हो जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्रकांड पंडित समझते हैं अपने आप को, मटेरिया मेडिका का, और जब वो देखते हैं कि साइलिशिया का तो डिस्ट्रक्टिव एक्शन है बोन के ऊपर, तो उनको क्या लगता है कि साइलिशिया एक सिफिलिटिक मेडिसिन है, जो कि एक बात सही है।
बट आप एक बात समझिए कि साइलीशिया सिफिलिटिक नहीं है, साइलीशिया एक सोरिक मेडिसिन है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल डिसऑर्डर के कारण पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा करती है और ये सोरा का कैरेक्टर है। सोरा का कैरेक्टर क्या है? सोरा का कैरेक्टर है डिफिशियंसी, सोरा का कैरेक्टर है फंक्शनल डिसऑर्डर इन द इकोनॉमी। और ये अलग बात है कि अगर वो फंक्शनल डिसऑर्डर है और उस फंक्शनल डिसऑर्डर की वजह से कोई पैथोलॉजी हो रही है और डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी हो रही है तो वो एकदम अलग कहानी हो जाती है। बट प्रीलिमिनरी ये एंटी सोरिक और एंटी स्क्रोफुलस है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन को प्रभावित कर रही है, सेकेंडरी एसिमिलेशन को, एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर रही है, उसकी वजह से इसके अंदर सब कुछ पैदा हो रहा है। तो यही चीज समझने वाली है कि ये बेसिकली सोरिक है, ठीक है। और कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार हड्डियां टेढ़ी हो रही, नेक्रोसिस हो रही, कैरीज हो रही है तो सिफिलिटिक होगी। नहीं, ये सिफिलिटिक नहीं है, ये सिफिलिटिक कैरेक्टर जरूर है, इसका चीजें दिखती हैं अपेरेंटली सिफिलिटिक। मायाजम भी ये तीनों कवर करती है। अगर आप डिटेल में साइलीशिया पढ़ोगे कहेंगे सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस सब कवर कर रही है। साइकोसिस कम करती है, सोरा सिफिलिटिक ज्यादा है, बट प्रीलिमिनरी ये सोरा है। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन चेंज करता हूं, मैं भूल ना जाऊं जिससे कि मेरा वीडियो ना खराब हो। सो इट इज एंटी स्क्रोफुलस। ये स्क्रोफुलस कंडीशन यही होती है भाइयों, जो न्यूट्रिशन जहां पे प्रभावित होता है। सबसे बड़ी स्क्रोफुलस जो मेडिसिन है वो कल्केरिया कार्ब है। कल्केरिया कार्ब के अंदर बताया हुआ है मैंने, इसलिए बार बार नहीं बोलूंगा। स्क्रोफुलस कंडीशन मतलब न्यूट्रिशन से संबंधित कोई कंडीशन, और वो न्यूट्रिशन की संबंधित जो कंडीशन है वो पूरा मेटाबॉलिज्म को जब इफेक्ट करती है और उसके अंदर पेशेंट को चिली बनाती है। ऐसे लोगों की कुछ खासियतें होती हैं कि पहले तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ काम कर रहा है, एसिमिलेशन प्रॉपर हो नहीं रहा है, एसिमिलेशन नहीं हो रहा है, न्यूट्रेटिव डिसऑर्डर पैदा हो रहा है। न्यूट्रेटिव डिसऑर्डर के साथ साथ सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन के साथ साथ जब ये न्यूट्रिशन कहीं और प्रभाव डाल रहा है, ठीक है, इन लोगों की गांठें बड़ी हो रही हैं, ग्लैंड बड़ी होती जा रही हैं, ये लोग इनको चिली हो जाते हैं। लोग ऐसे कंडीशन में ये चिली पेशेंट होते हैं। जितनी भी मेडिसिन ऐसी देखोगे ना वो सब चिली मिलेंगी। कल्केरिया कार्ब चिली, साइलीशिया चिलीएस्ट मेडिसिन ऑफ द मटेरिया मेडिका। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि भैया सबसे टॉप 3 चिली मेडिसिन बता दो मटेरिया मेडिका में, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा ट्यूबरकुलिनम, सेकंड नंबर पे साइलीशिया, तीसरे नंबर पे कल्केरिया कार्ब। इसके अलावा मुझे चौथा कोई याद नहीं आ रहा। तो क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है बड़ी सिंपल सी बात। कवि ये कह रहा है कि सो इट इज एंटी स्क्रोफुलस लाइक कल्केरिया कार्ब is especially suited to the chronic scrofulous suppurative diseases। अब सपुरेटिव समझने का ये है कि सपुरेटिव को समझने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि कल्केरिया कार्ब के डिफेक्टिव डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन के अंदर तड़का लगा दीजिए हीपर सल्फ के पकने वाली प्रक्रिया जिसको सपुरेशन बोलते हैं, तो ये इक्वल टू बन जाएगा साइलीशिया। तो ये जो डिसऑर्डर न्यूट्रिशन है साइलीशिया का, ये इसके अंदर सपुरेटिव टेंडेंसी पैदा करता है, पहली चीज। और सपुरेटिव टेंडेंसी के साथ साथ जो दूसरी चीज ये पैदा करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये जो न्यूट्रेटिव डिस्टरबेंस का साइलीशिया जो शिकार है, ठीक है ना, ये न्यूट्रिशन का डिस्टरबेंस इसकी हड्डियों तक को नहीं छोड़ रहा है, हड्डियों को खत्म किए डाल रहा है, ये समझ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है कवि कि स्पेशली सूटेड टू द क्रॉनिक स्क्रोफुलस सपुरेटिव डिजीज। अब साइलीशिया के डिजीज का कैरेक्टर क्या है? क्रॉनिक, स्क्रोफुलस और सपुरेटिव, ये 3 कैरेक्टर है। क्रॉनिक मतलब क्रॉनिक डिजीज, स्क्रोफुलस मतलब स्क्रोफुलस कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन के, और सपुरेटिव कंडीशन है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पाई जाती हैं, स्पेशली इन द स्क्रोफुलस एंड रेकाइटिक कंडीशन। अब ये रेकाइटिक कंडीशन का भी मैंने इनडायरेक्टली एक्सप्लेनेशन दे दिया है। रेकाइटिक कंडीशन मतलब ऐसा न्यूट्रेटिव डिस्टरबेंस शरीर के अंदर जो पेशेंट की हड्डियों को इफेक्ट करता है, उसको कहते हैं रेकाइटिक कंडीशन या रिकेट्स। रिकेट्स नाम सुना ना? रिकेट्स के अंदर हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। रिकेट्स नाम की बीमारी पढ़ी थी हमने, कहाँ पढ़ी थी हमने पढ़ी थी माल न्यूट्रिशन के अंदर, प्रैक्टिस ऑफ पीएसएम में, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के अंदर पढ़ा था हमने माल न्यूट्रिशन, वहां पे हमने रिकेट्स पढ़ा था। तो रेकाइटिक कंडीशन होम्योपैथिकली क्या होती है? वो कंडीशन भाई साहब जिसके अंदर हड्डियों को न्यूट्रेटिव डिस्टरबेंस के कारण एक पेशेंट की हड्डियां इफेक्ट हो रही हैं, हड्डियों में तमाम प्रकार की चीजें मिल रही हैं, हड्डियों के अंदर हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं, सॉफ्ट हो रही हैं, ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है ना, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो रही है। इसके वजह से या तो रीढ़ की हड्डी का स्क्वाइलोसिस हो रहा है, या कीफोसिस हो रहा है, लेटरल स्क्वाइलोसिस हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती है, ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है,
ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना, इसको रेकाइटिक कंडीशन बोला गया है। और अगला कीनोट हमारा चौथा यही है कि रेकाइटिक कंडीशन, और इसको मैंने समझाने के लिए ब्रैकेट में कोष्टक में लिख दिया है, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन एज सॉफ्टनिंग। तो ऐसा न्यूट्रेटिव डिस्टरबेंस जिसके अंदर हड्डियां प्रभावित होती हैं उसको हम कहते हैं रेकाइटिक कंडीशन। और साइलीशिया में ये रेकाइटिक कंडीशन इसके न्यूट्रेटिव डिस्टरबेंस के कारण हुआ है, स्क्रोफुलस कंडीशन के कारण हुआ है। और यही पॉइंट पे साइलीशिया कल्केरिया कार्ब से अलग है। कल्केरिया कार्ब के अंदर न्यूट्रेटिव डिस्टरबेंस के कारण कल्केरिया कार्ब का पेशेंट फॉल्स प्लेथोरा का शिकार होता है, वो फूलता जाता है, मोटा होता जाता है। उसी तरह से साइलीशिया के अंदर यही न्यूट्रेटिव डिस्टरबेंस और एसिमिलेशन का डिसऑर्डर इसकी हड्डियों के ऊपर रेकाइटिक कंडीशन पैदा करता है। तो इट इज अ फ्रंट रैंक्ड मेडिसिन फॉर द रेकाइटिक एंड स्क्रोफुलस कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन। एंड हियर लिख रहा था मैं, हियर इट हैज कल्केरिया कार्ब, कल्केरिया फास एंड सल्फर विथ इट। यहाँ पे इसके साथ रैंकिंग में ये 3 मेडिसिन खड़ी होती हैं, कल्केरिया कार्ब, कल्केरिया फास और कल्केरिया और सल्फर। और कौन कौन सी रेकाइटिक कंडीशन हम देखते हैं, ऑस्टियोमलेशिया देखते हैं, बोन की सॉफ्टनिंग देखते हैं, बोन का कर्वेचर देखते हैं, कर्वेचर ऑफ स्पाइन देखते हैं, और साथ में स्क्वाइलोसिस और कीफोसिस देखते हैं। तो आ गई आपको बात समझ में। तो ये पूरा थीम है कल्केरिया का, ये सॉरी साइलीशिया का। अब आगे जितनी बातें होंगी वो इसी थीम के इर्द गिर्द होंगी। तो चलिए अब मैं अगली स्क्रीन पे जाऊं, उससे पहले मैं खुद नीचे आ जाऊं जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो। अब आते हैं हम अगली स्लाइड पे। अगला पॉइंट के अंदर हम साइलीशिया का कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले हैं। साइलीशिया का कॉन्स्टिट्यूशन अब समझना बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि अब हमने साइलीशिया के बारे में बेसिक थीम समझ गए। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहा जा रहा है, साइलीशिया कॉन्स्टिट्यूशन के स्क्रोफुलस एंड रेकाइटिक चिल्ड्रन विथ लार्ज हेड। ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो जिसने कल्केरिया कार्ब पढ़ी है ना, उसको तुरंत ये सारी बातें याद आ जाएंगी। बिल्कुल खटाक से कल्केरिया कार्ब दिमाग में आ जाएगा। और कल्केरिया फॉस, क्योंकि एग्जैक्टली सेम लाइन कल्केरिया कार्ब और कल्केरिया फॉस में भी लिखी है। स्क्रोफुलस रेकाइटिक चिल्ड्रन विद द लार्ज हेड, बड़ा सर, ओपन फोंटानेलिस एंड सूचर। ओपन फोंटानेलिस मतलब ये जो कपाल की हड्डी होती है ना छोटे बच्चे की, ये जुड़ी हुई नहीं रहती है, ये ओपन रहती हैं। जनरली ये रहती तो नॉर्मल बच्चा जब पैदा होता है, एक हेल्दी चाइल्ड के अंदर ये जुड़ी हुई रहती है। बट जो कल्केरिया कार्ब, कल्केरिया फॉस और साइलीशिया के पेशेंट के अंदर इनके बीच में गैप होता है, जिसको कहते हैं ओपन फोंटानेलिस एंड सूचर। और यही कारण है मैंने कोष्टक में कल्केरिया कार्ब लिखा है। मच स्वेटिंग अबाउट द हेड, ये की नोट है साइलीशिया के बेबी का, याद रखिएगा। छोटा बच्चा जो साइलीशिया का विक्टिम होता है, जिसके अंदर सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन चल रहा है, स्क्रोफुलस रेकाइटिक कंडीशन है, ऐसा बच्चा छोटा जब पैदा होगा और थोड़ा सा बड़ा होगा, 1-1.5 साल का, ओपन फोंटानेलिस होंगे, सूचर होगा। मच स्वेट अबाउट द हेड, उसके सर के आसपास बहुत पसीना आता है, तकिया गीला हो जाएगा। डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको एब्रोटिनम दिखने लगेगा इसके अंदर, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली चाहे एब्रोटिनम हो, चाहे कल्केरिया फॉस हो, चाहे साइलीशिया हो, चाहे कल्केरिया कार्ब हो, हैं तो सारे के सारे न्यूट्रिशन के डिसऑर्डर के शिकार, कोई किसी मैनर में है, कोई किसी मैनर में। और इसी के कारण ये पूरा पैराग्राफ के अंदर आपको इकट्ठी 3 मेडिसिन और दिखेंगी, कल्केरिया कार्ब दिखेगा, कल्केरिया फॉस दिखेगा, एब्रोटिनम दिखेगा। अब यहाँ से आपको एब्रोटिनम दिखने लगेगा। डिस्टेंडेड एब्डोमेन, मोटा सा फूला सा पेट होगा। वीक एंकल, कमजोर पैर और कमजोर एंकल। स्लो इन लर्निंग टू वॉक, पैर इतने ज्यादा कमजोर हैं कि लर्न भी नहीं कर पा रहा प्रॉपरली चलना। हेड मस्ट बी केप्ट वार्म बाय द एक्सटर्नल कवरिंग, इतना चिली होता है कि सर को हमेशा ढक करके रखना पड़ता है। सर ढक करके नहीं रखिएगा तो काफी सारी परेशानियां ठंड लगने की वजह से होती हैं। साइलीशिया कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच सफर्स फ्रॉम डिफिशिएंट न्यूट्रिशन। क्यों? Not because food is lacking in quantity and quality, but from impaired assimilation and uptake in the body। हो चुकी है इसके बारे में, बहुत लंबी बात कर ली, अब कुछ बात नहीं करेंगे। हैं कि साइलीशिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ये साइलीशिया का क्यों बना? क्योंकि ये सफरर है डिफिशिएंट न्यूट्रिशन का। इस वजह से नहीं कि इसके खाने के अंदर क्वांटिटी या क्वालिटी में न्यूट्रिशन या फूड कम है, बराबर है, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों अच्छी है, बट फ्रॉम इम्पेयर्ड एसिमिलेशन, इंटेस्टाइन में जो एसिमिलेशन होता है और इंटेस्टाइन से एसिमिलेशन के बाद बॉडी जो उसको यूटिलाइज और अपटेक करती है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन गड़बड़ होने के कारण इसकी ये हालत है।
छठा की नोट क्या है? छठा की नोट है चिलीनेस। अब इसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा बात करने की आवश्यकता इसमें है नहीं। ये हर आदमी को जिसने थोड़ी बहुत भी मटेरिया मेडिका पढ़ी है वो इस बारे में भली भांति परिचित है। इस साइलीशिया चिली मेडिसिन है, और इसको और अच्छे से बताने के लिए टॉप 3 चिली मेडिसिन की लिस्ट के अंदर सेकंड मेडिसिन है। पहली मेडिसिन ट्यूबरकुलिनम, दूसरी साइलीशिया, तीसरी कल्केरिया का। चिलीनेस, चिली पेशेंट, साइलीशिया पेशेंट इज एक्साइडिलिंग कोल्ड एंड चिली हक्स द फायर। किसी भी फॉर्म में फायर बहुत पसंद है, जहां पे भी गर्मी दिखेगी वहां पे जाकर के बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सीडिलिंग चिली है और कोल्ड है। वॉन्ट्स प्लेंटी ऑफ वार्म क्लोथ, इसको ठंड के मौसम के अंदर बहुत सारे गर्म कपड़े लगते हैं। हेट्स द ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर एंड विंटर्स, और विंटर के अंदर जो नमी वाली ठंडी हवाएं चलती हैं, ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, उससे इसको कतई नफरत है और एग्रेवेट होता है। हिज हैंड्स एंड फिट्स आर कोल्ड, ठीक है, इसके शरीर में वेंट ऑफ वाइटल हीट है, कोई वाइटल हीट नहीं है इसके अंदर। ऑलवेज चिली इवन व्हेन टेकिंग कंटिन्यू एक्सरसाइज, हमेशा चिली बना रहता है, कितनी ही एक्सरसाइज कर ले ठंड हमेशा लगेगी। मतलब जनरली एक्सरसाइज करने पे बंदे के अंदर वाइटल हीट पैदा होती है, शरीर गर्म होता है, पर साइलीशिया नहीं होता गर्म, है ना। 7वां की नोट, साइलीशिया हैज वेरी स्लो पेस, देयरफॉर इट इज अ वेरी डीप एक्टिंग मेडिसिन ड्यू टू इट्स स्लो पेस। शुरू में ही बताया मैंने, है ना, इसलिए मैंने आपको 10 मिनट लगाता हूं हर ड्रग पिक्चर में थीम समझाने में। थीम समझ लोगे तो बाकी स्लाइडें पढ़ते जाएं, निकलते जाएं, नहीं तो 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर एक एक चीज ऑन द स्पॉट समझाऊंगा तो। अब यहाँ पे ये चीज बता चुका हूँ, इसका पेस स्लो होता है, जैसे एकोनाइट बेलाडोना का पेस फास्ट होता है। उसके फास्ट पेस के कारण, वो फास्ट एक्टिंग होने के कारण डीपली एक्ट नहीं कर पाती, सुपरफिशियली एक्ट करके निकल जाती है, वाइटल फोर्स में गहराई तक नहीं जाती एकोनाइट और बेलाडोना। और यही कारण है तो एकोनाइट बेलाडोना जो है वो एक्यूट रेमेडी है प्रीलिमिनरीली, ठीक है, वो बहुत कम या नहीं के बराबर कोई क्रॉनिक कंडीशन में इसलिए इंडिकेटेड है क्योंकि उनका पेस तेज है, वो डीप एक्टिंग नहीं है, स्लो एक्टिंग नहीं है ना, वो फास्ट एक्टिंग है। उसका अपोजिट है साइलीशिया, जो कि वेरी स्लो पेस है साइलीशिया का, देयरफॉर इट इज अ वेरी डीप एक्टिंग मेडिसिन ड्यू टू इट्स स्लो पेस। यही कारण है, इट्स एक्शन बीइंग स्लो, डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग। अब एक्शन क्योंकि स्लो है तो डीप मतलब गहराई तक जाता है वाइटल फोर्स में, और लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबा चलता है। दस इंडिकेटेड इन द इनवेटिरेट सुपर स्लो क्रॉनिक डिजीज। कहाँ पे इंडिकेटेड है? इनवेटिरेट मतलब कतई जिद्दी, ठीक है, कतई जिद्दी मतलब बेशर्म। सुपर स्लो, बहुत ही ज्यादा स्लो बीमारियां। सुपर स्लो मतलब ऐसी बीमारी जिनको पैदा होने में 20-20 साल लगते हैं, और इस तरह के क्रॉनिक डिजीज पे इंडिकेटेड है। 8वां की नोट, साइलीशिया इफेक्ट द न्यूट्रिशन ऑफ द टिश्यू रादर देन इट्स फंक्शनल एक्टिविटी, हेंस इंडिकेटेड इन द ऑर्गेनिक चेंजेस। अब आप जैसे कि आप देख रहे हो कि होती तो फंक्शनल एक्टिविटी का ही दिक्कत है इसके अंदर कि साहब न्यूट्रिटिव डिसऑर्डर प्रॉपर नहीं है। न्यूट्रिशन क्यों प्रॉपर नहीं है भैया? इसलिए प्रॉपर नहीं है कि क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ फूड खराब है, इसके अंदर एसिमिलेशन की प्रक्रिया और एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में दिक्कत है। तो एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन के थ्रू इसके अंदर क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रिटिव डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे कवि यही बताना चाहता है। बट अब इसकी एक खासियत है कि ये जो न्यूट्रिटिव डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, ये हमको मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़े पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे इसके अंदर। और यही एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे। गड़बड़ मतलब समझने में थोड़ी कठिन है कि है तो फंक्शनल एक्टिविटी का फॉल्ट। फंक्शनल एक्टिविटी का क्या फॉल्ट है भैया? एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन नहीं हो पा रहा न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट का, है ये फंक्शनल डिसऑर्डर। बट ये फंक्शनल डिसऑर्डर ऑर्गेनिक चेंजेस को पैदा करता है। कैसे ऑर्गेनिक चेंजेस को? डीप सीटेड पैथोलॉजिकल कंडीशंस को पैदा करता है, जैसे हड्डियों का टेढ़ा होना, हड्डियों में कैरीज होना, नेक्रोसिस होना, फिस्चुला बनना, सपुरेशन होना, स्कार टिश्यू बनना। और यही चीज यहाँ पे इसको सोरिक और सिफिलिटिक दोनों बना देती है। फंक्शनल एक्टिविटी मतलब आ गया फंक्शनल डिस्टर्बेंस मतलब सोरा, और उसके कारण डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस तो हो गया सिफिलिटिक। तो यहाँ पे कभी इसलिए बोल रहा है
कि साइलिशिया अफेक्ट द न्यूट्रिशन ऑफ द टिश्यू रादर देन इट्स फंक्शनल एक्टिविटी, हैंस इंडिकेटेड इन द ऑर्गेनिक चेंजेस। ठीक है, अब ये यहाँ पे सारे पॉइंट इसी से संबंधित है। एंड द पैथोलॉजिकल चेंजेस रादर देन द फंक्शनल चेंजेस। फंक्शनल चेंज कुछ अब बचा नहीं यहाँ पे। फंक्शनल चेंज बस शुरू में था कि न्यूट्रिशन डिस्टर्बेंस था, उसके बाद जितना भी दिखेगा वो बड़े बड़े नंगी आंखों से देखने लायक, मतलब नेकेड आई से हम देख सकते हैं इतने बड़े इसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। अगली स्लाइड और मैं आ जाता हूं नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, डिसीज विद द क्रॉनिक ऑर्गेनिक एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। आ गया, ये बात मैंने शुरू में ही बता दी थी कि फंक्शनल डिस्टर्बेंस, एसिमिलेशन में गड़बड़ी, एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ी। अब कोई कमेंट मत नहीं करेगा हरामखोर कि भाई बार बार रिपीट कर रहा है, वीडियो लंबा रह रहा है, वीडियो नहीं देखते बन रहा, समय नहीं है, अपनी जी मराओ जाके कहीं और। यहाँ पे जो लोग सीखना चाहते हैं, साइलिशिया को पढ़ना चाहते हैं, और मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिमाइंड कराता रहता हूँ, मैं कुछ की पॉइंट को अपने हर वीडियो में बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि ये बातें समझना उतना सरल नहीं है। हमने कितनी घिसी है अपनी इन चीजों को समझने में और कितने साल लगाए हैं, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ चीजों को। तो जिसको नहीं सुनना है अपनी जी मराओ जाकर, जहां मरानी है तुमको। कमेंट कोई नहीं करेगा, नहीं तो लिटरली गालियां लिखने वाला हूं कमेंट में। तो यहाँ पे क्या कवि कह रहा है कि डिजीज विद द क्रॉनिक ऑर्गेनिक एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। कैसे? जैसे कि सपुरेशन, ये लिस्ट में एक बार पहले भी सुना चुका हूं आपको, है ना। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, सपुरेशन मतलब पकने की प्रक्रिया, एब्सेसिस बनना, फोड़े फुंसी, बड़े बड़े फोड़े। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन में फोड़े बन जाते हैं साइलिशिया के अंदर। लीवर एब्सेस की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। लंग्स एब्सेस के अंदर हम साइलिशिया यूज करते हैं। ठीक है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन की प्रोसेस में फॉल्ट है, एसिमिलेशन नहीं हो रहा है, और वो न्यूट्रिटिव डिसऑर्डर जो पैदा हो रहा है वो इसकी हड्डियों तक को नहीं छोड़ता है, पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा करता है। कैसे? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, बोन के अंदर कैरीज, जिसको कहते हैं बोनी कैरीज, बोनी नेक्रोसिस, बोन का नेक्रोसिस होना, साइनस ट्रैक्ट बन जाना। साइनस ट्रैक्ट मतलब नासूर की बात कर रहा हूं कि शरीर के अंदर कहीं फोड़ा है और वहां से एक ट्रैक चालू हुआ और एक छेद हमको शरीर के सरफेस पे दिख रहा है, जहां से पस निकला जा रहा है, 20-20 साल से वो पस निकल रहा है। इसको साइनस ट्रैक्ट बोलते हैं या फिस्चुलस ट्रैक्ट बोलते हैं, नासूर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, साइनस ट्रैक्ट, फिस्चुलस ट्रैक्ट। पेरियोस्टाइटिस मतलब बोन की सबसे ऊपर की कवरिंग को पेरियोस्टियम बोलते हैं। हड्डी होती है ना, हड्डी, जैसे कि लॉन्ग बोन हो गई, शिन बोन हो गई, फीमर हो गई, ह्यूमरस हो गई, इसके ऊपर जो सबसे टॉप की लेयर होती है वो पेरियोस्टियम कहलाती है। इसकी न्यूट्रेटिव डिस्टर्बेंस की क्वालिटी के कारण इसकी पेरियोस्टियम में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको हम पेरियोस्टाइटिस बोलते हैं। और पेरियोस्टाइटिस विद नाइटली बोन पेन जो है ना, वो सिफिलिटिक कैरेक्टर है, या इसके बाद मर्कसोल रिकॉर्ड करूंगा, मर्कसोल में बताऊंगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन जहां पे बोनी पार्ट ऑफ जॉइंट अफेक्ट होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक शब्द में अगर समझना है कि साहब ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या साधारण अर्थराइटिस से किस तरह से डिफरेंट है, बस यही डिफरेंस होता है कि ऑस्टियो के अंदर ऑस्टियो लग गया अर्थराइटिस के साथ। मतलब ऑस्टियो अर्थराइटिस के अंदर साइनोवियल पोर्शन ऑफ जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको जो प्रॉब्लम होती है वो पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इसकी कहां से? वो चालू होती है बोनी पोर्शन ऑफ जॉइंट से। बोन के अंदर प्रॉब्लम पहले होती है, जॉइंट के अंदर बाद में होती है। ठीक है, and can affect the periosteum and fibrocartilaginous tissue in the any part of the body। तो साइलिशिया की स्पेशल एफिनिटी होती है हड्डियों के प्रति, ये समझ लो आप मोटा मोटा। यही तो इसको डिफरेंट बना रहा है कल्केरिया कार से, कि कल्केरिया कार में भी डिफेक्टिव एसिमिलेशन है और सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन है। तो वो जो डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन है कल्केरिया कार को मोटा करता जा रहा है, फुलाता जा रहा है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो करता जा रहा है, फैट का डिपोजिशन करता जा रहा है। वहीं साइलिशिया किस तरह से अलग है कल्केरिया से, कि ये वही सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन, न्यूट्रेटिव डिस्टर्बेंस, इसकी हड्डियों को खत्म करता जा रहा है। तो हड्डियों के अंदर क्या कर रहा है? सपुरेशन कर रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन कर रहा है, कैरिस कर रहा है, नेक्रोसिस कर रहा है, इसकी बॉडी में सपुरेशन पैदा कर रहा है, साइनस ट्रैक्ट बना रहा है, फिस्चुलस ट्रैक्ट बना रहा है, और पेरियोस्टाइटिस कर रहा है। ठीक है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस पैदा कर रहा है इसके, और इसके शरीर में वो कहां कहां इफेक्ट करता है? कोई भी बॉडी के अंदर जिस पार्ट में फाइब्रोकार्टिलेजिनस टिश्यू है, फाइब्रो मतलब फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेजिनस मतलब जहां जहां कार्टिलेज है, वो कोई भी पार्ट अफेक्ट हो सकता है।
तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द अबो मेंशन्ड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड ऑर्गेनिक चेंजेस इज दैट दे आर ड्यू टू द इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन रादर देन सिफिलिटिक कंडीशन। ये बात इसलिए मैंने पहले बता दी, नहीं तो जितने पढ़े लिखे हैं ना सिफिलिटिक माइजम पढ़े हुए लोग, उनको तुरंत बोन डिस्ट्रक्शन दिखता ना तो ये बोलते हैं अब सिफिलिटिक माइजम है, सिफिलिटिक माइजम है तो सिफिलिटिक रेमेडी है, रेमेडी है सिफिलिटिक कंडीशन में इंडिकेटेड है, डिस्ट्रक्शन में इंडिकेटेड है, पर सिफिलिटिक कंडीशन और माइजम नहीं है इसका माइजम सोरिक है, याद रख लेना अच्छे से, है ना। और यहाँ पे कवि इसलिए कह रहा है कि ऑर्गेनिक चेंजेस इज दैट दे आर ड्यू टू द इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन रादर देन एनी सिफिलिटिक कंडीशन। ये इसके पीछे कोई सिफिलिटिक कंडीशन नहीं है। अगर सेम चीज में सिफिलिटिक कंडीशन अगर होगी तो शायद मर्कसोल और सिफिलिनम इंडिकेटेड होंगी, बट इसके अंदर ये न्यूट्रिटिव कंडीशन के कारण है, इसलिए साइलिशिया में ये है। And this same impaired nutrition, scrofulous and rachitic condition causes the necrosis caries in the bone in Silesia। और Silesia के अंदर ये जो कैरीज और नेक्रोसिस ऑफ बोन चल रहा है ना, इसका कारण ही यही न्यूट्रिटिव डिस्टरबेंस है। तो अब अगला 10th की नोट यही आ गया भैया, डिजीजेस ऑफ बोन, डिजीजेस ऑफ बोन एज कैरीज एंड नेक्रोसिस। अगला की नोट, अब अगला की नोट है, अब यहां तक 10वें की नोट तक हमने कल्केरिया कार्ब के साथ इसका जो हमने बात करी थी कि साइलिशिया इज इक्वल टू कल्केरिया कार्ब प्लस हीपर सल्फ, कि कल्केरिया कार्ब का सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ एसिमिलेशन जोड़ लो, उसमें हीपर सल्फ का सपुरेशन मिला दो, इन दोनों को अच्छे से मिक्सचर बनाओ तो साइलिशिया मिलेगा। अब यहाँ पे सपुरेटिव पार्ट पे आ गया। अभी तक हमने 10 की नोट में यही बात करी कि न्यूट्रिटिव डिस्टरबेंस होता है, उस बोन का डिस्टरबेंस होता है, बोन का डिस्ट्रक्शन, ब्ला 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 ब्ला। अब सपुरेशन पे आए हैं हम लोग, ठीक है। सपुरेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल ऑन द सपुरेशन प्रोसेस, ये इसका की नोट है कि सपुरेशन मतलब जहां पे एब्सेस बनाने की टेंडेंसी हो, जहां पे पकाने की टेंडेंसी हो, जहां पे पस फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी हो, तो वो और इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल जो है सपुरेटिव प्रोसेस पे, ये इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की नोट है। साइलिशिया सीम्स टू मैच्योर एब्सेस व्हेन नीडेड, जब कोई फोड़ा हुआ है, और ये शरीर डिसाइड करता है साइलिशिया देने के बाद होगा कहाँ क्या, कहने का मतलब ये शरीर ही डिसाइड करता है क्या वो फोड़ा मैच्योर होकर के पक्के फूटेगा या उस फोड़े के अंदर सपुरेशन की प्रोसेस को अबॉर्ट किया जाए। ये शरीर और साइलिशिया के बीच की बात है, और साइलिशिया के अंदर दोनों चीजें करने की कैपेबिलिटी है। साइलिशिया सीम्स टू मैच्योर एब्सेस व्हेन नीडेड, जब जरूरत होगी एब्सेस को मैच्योर करेगी, एंड सर्टेनली साथ में रिड्यूसिंग एक्सेसिव सपुरेशन टू द मॉडरेट लिमिट, ये भी इसके पावर में है कि जब बहुत ज्यादा एब्सेस नहीं पका है तो अब साइलिशिया दोगे तो क्या करेगी, सुखा देगी। और अगर एक हद पार हो गई है, पस फॉर्मेशन हो गया, अब उसको कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती बॉडी, अगर वो उसको एब्जॉर्ब करेगी तो बॉडी के अंदर सेप्टिसेमिया की कंडीशन हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में साइलिशिया मैच्योर कर देती है एब्सेस को, पका देती है और फोड़ देती है। सपुरेशन कैन बी रिगार्डेड एज द की नोट फीचर ऑफ साइलिशिया, आइलमेंट अटेंडेड विद द सपुरेशन एंड पस फॉर्मेशन। कभी क्या कह रहा है कि आइलमेंट अटेंडेड विथ सपुरेशन एंड पस फॉर्मेशन, ऐसे आइलमेंट जो कि अटेंड होते हैं सपुरेशन और पस फॉर्मेशन के साथ, तो साइलिशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है। अभी इसके अंदर भी कुछ ज्यादा बताने का कुछ काम नहीं है, ये भी आपको पता है। क्या करती है अब यहाँ पे, राइपन्स द एब्सेस सिंस इट प्रमोट सपुरेशन, भैया पका देती है एब्सेस को, क्योंकि सपुरेशन को प्रमोट करती है। तो जब कोई फोड़े बड़े बड़े होते हैं तो उनको पका देती है, उनको राइपन मतलब पकाना। इट हास्टन्स द फॉर्मेशन ऑफ द एब्सेस एंड बॉयल, इसकी प्रूविंग में दिखा कि जिन लोगों के अंदर प्रूव हुआ उनके अंदर फोड़े फुंसी निकला है। सो इट हास्टन्स द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस एंड बॉयल ड्यू टू द स्लो न्यूट्रिशन देयर इज डिफेक्टिव फेगोसाइटोसिस इन साइलिशिया। ये अच्छे से समझ लेना भैया, कि जितना पैथोलॉजी का बच्चा लोग है जो पैथोलॉजी अच्छे से पढ़ के बैठा था सेकेंड ईयर में, वो फेगोसाइटोसिस क्या होती है उसको समझ जाएगा। व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? जब भी कोई बाहरी तत्व शरीर के ऊपर हमला करता है तो हमारे शरीर के अंदर टी सेल्स नाम के कुछ सेल्स होते हैं। वो टी सेल्स क्या करते हैं, उस बाहरी तत्व, उस नॉक्सियस एजेंट को जाकर के खा लेते हैं। और जब हमारे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र के सेल्स किसी टॉक्सिक एजेंट जो हमारे शरीर पे हमला करता है उसको साक्षात खाने का काम करते हैं, तो ये खाने की प्रोसेस को हम पैथोलॉजी में फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। अब साइलिशिया के अंदर इसका क्या संबंध है?
साइलीशिया के स्लो न्यूट्रिशन के कारण देयर इज द डिफेक्टिव फेगोसाइटोसिस इन साइलीशिया। साइलीशिया के पेशेंट के अंदर फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा डिफेक्टिव होती है। क्या डिफेक्ट है उसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक आम व्यक्ति जब खेत में घूम रहा था, उसको कांटा या कांच चुभ जाता है पैर में। हम सबको चुभा है, बचपन में कभी ना कभी नंगे पैर खेलते थे। जब कांटा या कांच चुभा है तो एक हेल्दी पर्सन के अंदर क्या होता है, वो कांटा और कांच जैसे ही चुभा, क्योंकि उसका फेगोसाइटोसिस का प्रक्रिया नॉर्मल काम कर रहा है। क्यों भैया, ये हेल्दी पर्सन की मैं बात कर रहा हूं ना, तो इसके अंदर क्या होगा, जहां पे कांटा छुपा है उसके अगल बगल बॉडी सपुरेशन, पकाना पैदा करेगी, पकना पैदा करेगी। पकना मतलब पस फॉर्मेशन करेगी। और ये जो पकने की प्रक्रिया है, फेगोसाइटोसिस हो रहा है ना, क्योंकि शरीर ने समझ गया कि यार कांटा आया है, तो शरीर के टी सेल्स जाकर उस पर हमला करेंगे उसको खाने के लिए। इसी को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब क्योंकि ये व्यक्ति हेल्दी है, उसकी फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया बिल्कुल हेल्दी है, तो वो क्या है, वो खाने की कोशिश करेगा, वहां पस पड़ जाएगा। इसी से क्या होगा कि जिस छेद से कांटा चुभा था पैर में, उसी छेद से पस के रूप में, पस के साथ ये कांटा या कांच का टुकड़ा निकल जाएगा। ये काय का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हेल्दी फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया का। अब यहाँ पे अब बात आते हैं, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं, कवि बोल रहा है भैया स्लो न्यूट्रिशन के कारण साइलीशिया का फेगोसाइटिस की प्रक्रिया ही बेकार है, इसकी फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया में ही डिफेक्ट है। आई बात समझ में। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों, फेगोसाइटोसिस ही नहीं कर रही इसकी बॉडी, तो इसको कांटा या कांच चुभा, अब उसके इर्द गिर्द, अब क्योंकि फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया डिफेक्टिव है। क्यों डिफेक्टिव है, क्योंकि ये साइलीशिया का पेशेंट है, तो इसका वो कांटा और कांच अंदर ही उसके इर्द गिर्द कैप्सूल बन जाएगा, प्लास्टिक डिपॉजिट हो जाएगा। और वो 10 से 20 साल तक वो, अगर साइलीशिया नहीं दोगे तुम, तो वो अंदर ही पड़ा रहेगा। और यहाँ पे कवि इसलिए कह रहा है कि भाई डिफेक्टिव फेगोसाइटोसिस डिफेक्टिव होने के कारण ये जो है ये कंडीशन बनती है कि आम आदमी के अंदर पस पड़ेगा, कांटा बाहर अपने आप शरीर एक्सपेल कर देगा, फेंक देगा, पर साइलीशिया के पेशेंट में उसके अंदर प्लास्टिक डिपॉजिट उसके इर्द गिर्द बना देगा, और वो कांटा, वो कांच का टुकड़ा सालों तक इसके शरीर में रहेगा, जब तक साइलीशिया नहीं देते। साइलीशिया देंगे तो क्या होगा, फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया वापस से शरीर वो जगाएगा, शरीर के अंदर फेगोसाइटोसिस को स्टिमुलेट करेगा, तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पे जहाँ पे कांटा फंसा उसके इर्द गिर्द पस फॉर्मेशन होगा, और ये इस तरीके से फेगोसाइटोसिस और पस फॉर्मेशन से फिर जाकर के ये कांटा साइलीशिया के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद शरीर से बाहर निकलेगा। बस कभी इतने सारे वाक्यों में लाल कलर में यही बात बोल रहा है कि इन नॉर्मल पर्सन स्प्लिंटर मतलब कांटा लॉजेस इन द टिश्यू। ठीक है, फिर क्या होता है, सपुरेशन विल स्लॉग इट आउट, कि उसके अंदर सपुरेशन होता है, पकता है, उसको बाहर फेंक देता है। बट Silencia patient has the feeble nutrition and constitution, so plastic deposit takes place about it. वो कांटे के इर्द गिर्द प्लास्टिक डिपॉजिट बनेगा and it remains there forever. पूरी जिंदगी वहीं पड़ा रहेगा। After Silencia in potency, suppuration will take place about it, and that is the best suited condition that can be asked for. ये सबसे बेस्ट कंडीशन है जिसकी हम डिमांड कर सकते हैं इस सिचुएशन में। फिर क्या होगा, साइलीशिया विल ब्रिंग बैक द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को साइलीशिया वापस लेके आएगी, है ना, एंड डिफेंस को ऑर्डर में लाएगी। और फिर साइलीशिया प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेशन अबाउट द फाइब्रस टिश्यू एंड सपुरेट इट। ये जो फाइब्रस टिश्यू है ना, यहाँ पे जो बन गया इसके कांटे के इर्द गिर्द, इसको पकाएगी, सपुरेट करेगी और शरीर से एक्सपेल कर देगी। बस इतनी सी बात हो रही है। तो अब यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आती है, ये ऊपर का पूरा पैराग्राफ पढ़ के हमको एक बात समझ में आई है कि भाई साहब कहीं ना कहीं फेगोसाइटोसिस और हीलिंग मैकेनिज्म में कुछ तो त्रुटि है इस पेशेंट के। दिख रहा है ना, दिख रहा है भैया, पक नहीं रहा प्रॉपरली, है ना। जब प्रूविंग करी तो जबरदस्ती के फोड़े फुंसी निकले। और नेचुरल लाइफ में साइलीशिया किन में इंडिकेटेड है, जिनके अंदर हीलिंग मैकेनिज्म बराबर नहीं है। और यही हीलिंग मैकेनिज्म में जो त्रुटि होती है, इसके अगले कीनोट तक हमको लेकर के जाती है। और जो कीनोट है, जो आप ग्रीन कलर में 12वां पॉइंट देख रहे हैं, वो है फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू। कहीं ना कहीं स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन में साइलीशिया के अंदर, साइलीशिया पेशेंट की बॉडी के अंदर स्कार टिश्यू बनाने की एक बहुत ही बुरी
आदत होती है। क्यों होती है वो अपन समझेंगे कि फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू ड्यू टू द स्लो न्यूट्रिशन। अब ये तो पता है, बार बार नहीं बोलेंगे, अब तो तुम लोग भी इरिटेट हो जाओगे कि यार कितना ज़्यादा कतई स्लो न्यूट्रिशन है साइलिशिया का, है ना, जैसे कि लोगों के टूथपेस्ट में नमक नहीं होता उस टाइप से। तो ड्यू टू द स्लो न्यूट्रिशन एवरी लिटिल इंजुरी सपुरेट, इतना तो समझ गए। स्लो न्यूट्रिशन है तो हल्की सी चोट जो कि बड़ी शांति से हील हो जानी थी वो पक जाती है। एंड हील्ड विद द स्कार टिश्यू, मतलब जो चोट में कोई स्कार नहीं बनना था भाई साहब, शांति से पक जानी थी, वहां पे क्या होता है, स्कार टिश्यू बनता है विच इंड्यूरेट्स, जो कि कड़क होता जाता है, हार्ड होता जाता है, नोड्यूलर होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझा दूं, बस वो उतना समझ लो तो ये बाकी का पैराग्राफ और इसके पीछे की स्लाइड का शुरू का हिस्सा अपने आप समझ में आ जाएगा। ये भी पैथोलॉजी का टॉपिक है। मैं बोलता हूँ अच्छा डॉक्टर बनना है पैथोलॉजी पढ़ लो। अगर मैं पैथोलॉजी नहीं पढ़ता तो मेरे को साइलिशिया समझने में बाप दादे याद आ जाते जब मैं इसको पढ़ रहा था। मैंने पैथोलॉजी पढ़ी थी, मेरे को ये सब बातें समझ में आ गई। हीलिंग दो प्रकार से होती है, मतलब दो प्रकार की हीलिंग होती है पैथोलॉजी के अंदर। हीलिंग नाम का टॉपिक है, उसको पढ़ लेना। एक होता है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, एक होता है हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। अब एक व्यक्ति को चोट लगने पे हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन होगा कि सेकंड इंटेंशन होगा, ये डिपेंड करता है किस तरह की चोट है। कहने का मतलब शार्प सर्जिकल कट है, एकदम शार्प सर्जिकल कट अगर है किसी को, जैसे ब्लेड से कट गया, ऐसी जगह पे हमारा शरीर जब हीलिंग करता है तो वो हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन से हीलिंग करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टिश्यू इंटैक्ट है, बस एक कट लगा है। तो बगल का कपड़ा उठाया, जहां पे कट लगा है, इसके कट लग गया। अब कट लगा तो इधर की चमड़ी प्लस इधर की चमड़ी दोनों को उठाया और बॉडी ने प्रॉपरली हील कर लिया। ये हीलिंग जो कहलाती है, जहां पे कोई भी स्कार टिश्यू यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भैया क्लीन सर्जिकल कट था, यहाँ पे कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ था वियर एंड टियर कि भैया कोई टिश्यू ही उड़ गया हो, जैसे गोली लगने पे उड़ता है गन शॉट वाउंड के अंदर। अब इसके अंदर और गोली लगने के वाउंड में क्या फर्क है कि गोली लगने का वाउंड होता है पंचर्ड वाउंड। जब गोली लगती है एंट्री वाउंड बनता है और पीछे से निकलती है जहां से शरीर से गोली, वो एग्जिट बाउंड होता है। और यहाँ पे जब गोली लगती है ना शरीर पे तो परखच्चे उड़ाते हुए जाती है साहब, पूरे टिश्यू के चिथड़े उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हीलिंग करने के लिए मेरे पास कपड़े खत्म हो गए, थेकले लगाने पड़ेंगे मेरे को। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे टिश्यू डैमेज ज्यादा हुआ है। बट क्लीन सर्जिकल कट में टिश्यू डैमेज नहीं होता। तो वो जो क्लीन सर्जिकल कट है, हमेशा उसकी जो हीलिंग होती है वो होता है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। और जब भी बॉडी हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन से करती है, वहां पे कोई स्कार नहीं बनता। हल्का सा फाइब्रिनस डिपॉजिट दिखता है आपको और वो कुछ 1-1.5 महीने में वो भी गायब हो जाता है। वहीं जहां पे मैं बात करूंगा पंचर्ड या लेसिरेटेड वाउंड की, जहां पे गोली लगी है या फिर ट्रक का टायर निकल गया किसी के पैर में से, या फिर किसी के ऊपर एसिड अटैक हुआ तो एसिड ने पूरी स्किन को जला दिया, बर्न हो गया, आदमी जल गया आग से, या फिर भाप से जल जाना जिसको स्कैल्ड बोलते हैं। ऐसी सारी कंडीशन के अंदर जो हीलिंग होती है वो सेकंड इंटेंशन से होती है। क्यों होती है सेकंड इंटेंशन से? क्योंकि भाई वहां पे बहुत ज्यादा टिश्यू डैमेज हुआ है। और यही कारण है कि जब रिपेयर होता है ये पेशेंट का ये वाला पार्ट, जहां पे सेकंड इंटेंशन से हीलिंग हुई, वहां पे पक्का स्कार टिश्यू दिखता है। जैसा कि हम देखते हैं बर्न के केस के अंदर, लोग जब जल जाते हैं तो सालों बाद उनके स्कार टिश्यू दिखते हैं। जैसा हम स्केल्ड के केस में देखते हैं, जैसा कि हम रोड साइड एक्सीडेंट में लेसिरेटेड वाउंड में देखते हैं, जैसा कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा गन शॉट वाउंड में देखते हैं। तो हीलिंग दो प्रकार की होती है, फर्स्ट इंटेंशन से, सेकंड इंटेंशन से। फर्स्ट इंटेंशन से जब होगी तो कोई स्कार नहीं बनता है, सेकंड इंटेंशन से जब हीलिंग होती है तो प्रॉपर स्कार बनता है। अब हीलिंग फर्स्ट इंटेंशन से होगी या सेकंड इंटेंशन से होगी, ये शरीर डिसाइड करता है कि भाई वाउंड कैसा है। क्लीन सर्जिकल कट है तो फर्स्ट इंटेंशन से होगा, और लेसिरेटेड वाउंड है, पंचर्ड वाउंड है तो सेकंड इंटेंशन से हील होगी, स्कार बनेगा। समझ गए आप मेरी बात? अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइलिशिया के अंदर हीलिंग मैकेनिज्म गड़बड़ है, समझ गए ना, ये तो आपको पता ही है। अब ये जब अपने को पता है कि इसका हीलिंग मैकेनिज्म गड़बड़ है, तो होता क्या है, वो गड़बड़ी ये है कि जहां पे इसको फर्स्ट इंटेंशन से हीलिंग करनी है, ये क्योंकि इसका हीलिंग मैकेनिज्म गड़बड़ है। वो क्यों गड़बड़ है? क्योंकि इसका न्यूट्रिशन गड़बड़ है। वो स्लो न्यूट्रिशन के कारण इसका हीलिंग मैकेनिज्म में एक प्रॉब्लम पैदा होता है कि जहां पे फर्स्ट इंटेंशन से हील होना था, कोई स्कार नहीं बनना था, उस जगह पे ये इसका शरीर इसकी हीलिंग करता है बाय द सेकंड इंटेंशन से, और भर भर के स्कार बनाता है। और यही रीजन है कि साइलिशिया के पेशेंट के अंदर, साइलिशिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, साइलिशिया फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू।
और यही चीज साइलीशिया को केलॉइड की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनाती है, और वहां पे ये कंपीट करती है केलॉइड बनाने की टेंडेंसी में ग्रेफाइटस और फ्लोरिक एसिड के साथ। यही बात है इस पूरे पैराग्राफ में। अब मैं इसको धेड़ पेड़ पढ़ता हूँ और आगे जाता हूँ अगली स्लाइड पे, है ना। फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, ये बात हो चुकी है। ड्यू टू द स्लो न्यूट्रिशन एवरी लिटिल इंजुरी सपोरेट हो जाती है एंड हील्ड विद द स्कार टिश्यू, विच जो स्कार टिश्यू बनता है वो कैसा होता है, इट एंड्यूरेट्स मतलब हार्ड होता है और नोड्यूलर हो जाता है, ठीक है। अलॉन्ग द ट्रैक ऑफ द नाइफ कट, एक चाकू का कट जिसका अप्रोक्सीमेटेड वाउंड बोलते हैं जिसको, देयर इज अ फाइब्रिनस डिपॉजिट ड्यू टू द इंफीरियर एंड स्लो न्यूट्रिशन। मतलब जो नाइफ कट है, जो फर्स्ट हीलिंग से इंटेंशन बाय फर्स्ट हीलिंग से होना था, जहाँ पे कोई स्कार नहीं बनना था, वहां पे भी क्या हो रहा है, वहां पे भी फाइब्रिनस डिपॉजिट हो रहा है ड्यू टू इंफीरियर एंड स्लो न्यूट्रिशन। फाइब्रिनस डिपॉजिट मतलब स्कार टिश्यू की बात हो रही है। इन पैथोलॉजिकल वर्ड में अगर बात कर दें, द प्लेसेस, वो जगह वेयर द हीलिंग इज ऑट टू हैपन बाय द फर्स्ट इंटेंशन, वो जगह, वो चोटें जहां पे फर्स्ट इंटेंशन से हीलिंग होनी होती है साइलीशिया की बॉडी में, वहां पे क्या होता है, देयर इज हीलिंग बाय द सेकेंड इंटेंशन विथ रिजल्टिंग स्कार टिश्यू। बस कभी इतनी सी बात कहना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड वेयर दीज स्कार टिश्यू आर फॉर्म्ड, एंड वेयर, मैं एक मिनट यहाँ नीचे आ जाऊं मैं जरा, हाँ, एंड वेयर दीज स्कार टिश्यू आर फॉर्म्ड, वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, चिकने। कभी भी देखना स्कार टिश्यू बिल्कुल ग्लॉसी होता है, बिल्कुल बिल्कुल पियानो फिनिश वाला होता है ना, मैट फिनिश में नहीं होता, पियानो फिनिश में होता है, चिकना होता है, शाइनी होता है। तो वेयर देयर इज दीज स्कार टिश्यू आर फॉर्म्ड दे आर शाइनी ग्लॉसी एंड इफ साइलीशिया इज गिवन, अब क्या होगा, साइलीशिया दे दी हमने स्कार टिश्यू में, अब क्या होगा, इट विल थ्रो आउट द एब्सेस इन दीज इन स्कार टिश्यू। साइलीशिया इन स्कार टिश्यू जो डेड मरे हुए हैं, डेड कोल्ड है, क्योंकि साइलीशिया मतलब स्कार टिश्यू भी जो बना था सालों पहले वो शरीर का पार्ट हो गया, ठीक है, बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठंडा, कुछ नहीं है उसमें, कोई एक्टिविटी नहीं है। साइलीशिया देंगे तो क्या होगा, इट विल थ्रो आउट द एब्सेस, वो वहां पे पकाना चालू करेगी एंड ओपन देन अप, उनको वापस खोलेगी। अरे भैया जब कहीं पे कोई गलत सिलाई लगा दी जाती है तो क्या करना पड़ता है उसको रिपेयर करने को, सिलाई खोलोगे ना तुम, वापस सिलाई खोलोगे, उधेड़ोगे, फिर उसको वापस से सिलोगे। एग्जैक्टली यही हो रहा है यहाँ पे, है ना। आफ्टर साइलीशिया क्या करेगी, एंड ओपन देन अप, उनको खोलेगी, एंड हील देम वंस अगेन बाय द फर्स्ट इंटेंशन, अब प्रॉपरली उसको करेगी और इस प्रक्रिया से ये स्कार गायब कर देगी। पर इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। हमसे पूछते हैं सर केलॉइड में साइलीशिया दे रहा हूं, क्या दिन में रिजल्ट आ जाएगा, हमारा आंसर है 2 से 1.5 से 2 साल में, क्योंकि ये प्रक्रिया स्लो है। साइलीशिया की कोई भी कंडीशन रातों रात पैदा नहीं होगी, और जब उस कंडीशन में आप साइलीशिया एज ए मेडिसिन दोगे तो उसमें भी रिजल्ट रातों रात नहीं आएगा, वो बहुत लंबा समय रहेगा। क्यों? क्योंकि बीमारी का पेस स्लो है, साइलीशिया का पेस स्लो है और एक्शन स्लो है। इन एक्शन ऑन द स्कार टिश्यू साइलीशिया कॉम्पीट विथ एसिड फ्लोर एंड ग्रेफाइटस, ये बता चुका हूं। द पोटेंट एक्शन ऑन द स्कार टिश्यू मेक इट अ रिलायबल रेमेडी फॉर केलॉइड ग्रोथ, ये भी बोल चुका हूं मैं। एंड द साइलीशिया स्टिमुलेट द ऑर्गेनिज्म टू एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब द फाइब्रोटिक कंडीशन एंड स्कार टिश्यू। और साइलीशिया क्या करती है, साइलीशिया एक जीव को, शरीर को स्टिमुलेट करती है, ये केलॉइड और फाइब्रस टिश्यू को वापस शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए और उसको गायब कर दे, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ साइलीशिया के ऊपर, जो कि इसका 13वां की नोट है। और कोई एक मेरे को बंदा कमेंट कर रहा था, मेरे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ साइलीशिया पे मेरा एक वीडियो है, बहुत वायरल वीडियो है, जिसके अंदर मैंने बताया कि साइलीशिया के क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो एक बंदा, कई बंदे मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मैं मार्केट में डर फैला रहा हूँ, मैं मार्केट में फेक इंफॉर्मेशन फैला रहा हूँ, मैं वायरल होने के लिए लोगों को डरा रहा हूं, और लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी इस बात से। तो मैं उन सब गधों को बताना चाहता हूं, बेवकूफ़ों, ये देख लो तुम्हारे पिताजी, जिनका नाम है जेम्स टायलर केंट, और हैनीमैन की कोटेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये जो लिखा है ना, ये अपनी अम्मा के पेट से सीख के नहीं आया, 13वां की नोट जो मैंने लिखा है, ये हैनीमैन ने लिखा है अपनी बुक के अंदर, मटेरिया मेडिका प्यूरा में। इसके बारे में लिखा है जेटी केंट ने अपनी लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में। और ये जो मैंने पूरे वाक्य लिखे ना, एज इट इज वहीं से उठाकर लिखे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ साइलीशिया एज इट थ्रो आउट द फॉरेन पार्टिकल्स। अब जैसे हमने कांटा लगा वाले एग्जांपल में देखा था, जहां पे हमने सपुरेशन वाले कीनोट में देखा था कि डिफेक्टिव फेगोसाइटोसिस होती है, तो कांटा लगा तो अंदर रह गया। अब साइलीशिया देने के बाद साइलीशिया का कैरेक्टर क्या है कि साइलीशिया उस फॉरेन पार्टिकल जो कि कांटे या कांच के रूप में लगा था, जो हमारे अंदर शरीर में फंस गया जा करके,
साइलिशिया दी तो साइलिशिया ने फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को एक्टिवेट करा, वहां पे पस पैदा करा, और वो जो कांटा था, वो जो कांच था, उसको रिपेल कर दिया, एक्सपेल कर दिया बॉडी से सपुरेशन की प्रोसेस के थ्रू। यही जो कैरेक्टर है साइलिशिया का, फॉरेन पार्टिकल के इर्द गिर्द फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करना, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को इंड्यूस कर करके वहां पे सपुरेशन कराना, और सपुरेशन कराने के बाद इस फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से एक्सपेल करने के दायित्व को पुरजोर तरीके से निभाना, यही इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करता है ऐसे केसेस के अंदर जहां पे कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में इम्प्लांटेड है। और कोई भी इम्प्लांटेड पार्टिकल साइलिशिया के ससेप्टेबल पेशेंट को अगर साइलिशिया दे दी जाए तो हो सकता है उस पार्ट का, उस चीज का जो इम्प्लांट है बॉडी के अंदर, उसका ट्रांसप्लांट रिजेक्शन साइलिशिया करा दे। और यहीं पे कवि बोल रहा है कि एज इट थ्रू आउट द फॉरेन पार्टिकल एंड मे इंड्यूस द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, दिस कमांड ऑफ साइलिशिया ओवर द सपुरेशन एंड सपुरेटिव प्रोसेस अराउंड द फॉरेन बॉडी एंड ओवर द स्कार टिश्यू गिव बर्थ टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ साइलिशिया। यही साइलिशिया का कैरेक्टर जो सपुरेशन पे है, कमांड उसकी सपुरेटिव प्रोसेस के ऊपर है, स्कार टिश्यू को रिजॉल्व करने के ऊपर है, स्कार टिश्यू को थ्रो आउट करने के ऊपर है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन को जन्म देता है। वो क्या है? इफ गिवन इन द ट्यूबरक्लोसिस, अगर टीबी में हमने साइलिशिया दी, क्या करेगी? इट में थ्रो आउट द टीबी आउट ऑफ ट्यूबरकल। अब ट्यूबरक्लोसिस की कहानी समझो। जो मैंने अभी कांटा पैर में लगा का एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि साहब कांटा लगा और कांटा अंदर रह गया, उसके इर्द गिर्द प्लास्टिक डिपोजिशन हुआ है ना, एक कैप्सूल बना और वो ताउम्र वहीं रहेगा। सेम चीज टीबी के अंदर बॉडी करती है, इसलिए इसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ट्यूबरकल से ट्यूबरकुलोसिस आया है। व्हाट इज ट्यूबरकल? ट्यूबरकल मतलब एक प्रकार के कैप्सूल को ट्यूबरकल बोलते हैं। समझो मेरी बात। ट्यूबरकुलोसिस का नाम ट्यूबरकुलोसिस क्यों पड़ा लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? जब टीबी के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और बॉडी जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का रिस्पांस देती है, जिसको कहते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी या डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, तो शरीर क्या करता है, वो जो टीबी के बैक्टीरिया अलग अलग जगह लंग्स में इन्फेक्ट करके बैठे हैं, उसके इर्द गिर्द ट्यूबरकल बना करके वो बैक्टीरिया को ट्यूबरकल्स के अंदर बंद कर देता है। और ये यही ट्यूबरकल होते हैं जो हमको एक्सरे पे एक नंगी आंखों से दिख जाते हैं। जब हम टीबी के पेशेंट का एक्सरे करते हैं तो उसके एक्सरे में हमको ट्यूबरकल्स राइट लंग लेफ्ट लंग में दोनों में साफ दिखते हैं। वहीं से उसका डायग्नोसिस बनता है कि ये कैरियर है टीबी का। जब ऐसे बंदे को हम साइलिशिया देंगे तो जिस तरह से जो कांटे के इर्द गिर्द ट्यूबरकल बना था वो पस पड़ के फूट गया और वो क्या हुआ, कांटा तो शरीर से बाहर निकल गया। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इन ट्यूबरकल्स को फोड़ा गया तो उसका लंग्स वापस से रीइंफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्यूबरकल पे जब साइलिशिया काम करेगी ना, अगर आपने इंडिकेटेड नहीं है और टीबी में साइलिशिया दे दिया तो जो ट्यूबरकल भरे पड़े हैं पूरे लंग्स में, इसके हम फर्ज करो इसके 100 ट्यूबरकल बने हैं। 100 अगर तुम लोगों को ज्यादा लग रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ 20 ट्यूबरकल बने हैं। ये जो 20 ट्यूबरकल है ना इसके लंग्स में, यहाँ पे सपुरेशन करता है ना साइलिशिया, भाई करेगा क्या? सपुरेशन करेगा, सपुरेशन कर देगा साइलिशिया, पूरा लंग्स में पस भर जाएगा। एंड होगा क्या उससे? री इन्फेक्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म। तो यही बोल रहा है कवि कि इफ गिवन इन ट्यूबरक्लोसिस इट में थ्रो इट आउट ऑफ ट्यूबरकल, मतलब टीबी को ट्यूबरकल से बाहर थ्रो करेगा। कैसे थ्रो करेगा? क्या करके? सपुरेशन पैदा करके उन ट्यूबरकल्स को पका देगा तो ट्यूबरकल्स को पका करके ट्यूबरकल्स को फोड़ देगा तो टीबी का बैक्टीरिया आजाद हो जाएगा, पहली दिक्कत। और दूसरी दिक्कत, लंग्स के अंदर पूरे में सपुरेटिव इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, है ना, विद द, तो यहाँ पे यही बोल रहा है एंड री इन्फेक्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म विद द सपुरेटिव निमोनिया अगेन आफ्टर द साइलिशिया एडमिनिस्ट्रेशन। ये रिस्क है साइलिशिया में टीबी देने का। अब सवाल पैदा होता है तो डॉक्टर साहब क्या हम टीबी कब देंगे? क्योंकि अगर हमने वो अब आप बोलोगे ना साहब हमने तो रिपर्टरी देखी, रिपर्टरी में तो साइलिशिया फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है ट्यूबरकुलोसिस रिब्रिक में। बिल्कुल है, आप देख लीजिएगा जाकर रिपर्टरी खोलिएगा, रिपर्टरी में लंग्स में जाएंगे और ट्यूबरकुलोसिस देखेंगे तो कल्केरिया कार्प, कल्केरिया फॉस, ट्यूबरकुलिनम के साथ साइलिशिया मिलेगी। तो फिर साइलिशिया का कुछ तो इंडिकेशन होगा, तब तो लिखिए। बिल्कुल है साहब। कहाँ इंडिकेटेड है, कब है, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें तुम लोग साइलिशिया को चुनोगे एक टीबी के पेशेंट के अंदर? वो इकलौती कंडीशन है इन ट्यूबरकुलोसिस ओनली इंडिकेटेड इन द सपुरेटिव स्टेज,
विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ थिक येलो पस विथ हेक्टिक फीवर। यही एक कंडीशन है कि जब ट्यूबरक्लोसिस के अंदर सपुरेटिव स्टेज होगी ना, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ऐसी स्टेज जहां पे गीली खांसी हो रही है, पेशेंट को लिटरली पस के जैसा बलगम निकल रहा है भर भर के, तो ये जो स्टेज कहलाएगी ना, इसको हम कहते हैं सपुरेटिव स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जब पक रहा है लंग्स बिल्कुल इन्फ्लामेशन में। ये इकलौता कंडीशन है जहां पे साइलीशिया इंडिकेशन है, ठीक है, इंडिकेटेड है। और क्या क्या होगा उसके अंदर साइलीशिया के इंडिकेटेड हो, और क्या क्या चीजें हैं वहां पे, along with the hectic fever, emaciation and weakness and night sweat। अब यहाँ पे हेक्टिक फीवर भी आ रहा है। हेक्टिक फीवर मतलब टीबी के साथ एक बुखार आता है, लो ग्रेड फीवर, वो बहुत हाई नहीं होता, 100-101 तक जाता है, उसको हेक्टिक फीवर बोलते हैं। फीवर एसोसिएटेड विद टीबी इज नोन एज हेक्टिक फीवर। इमेसिएशन, पेशेंट दुबला हो जाएगा, वीक हो जाएगा। नाइट स्वेट होगा, रात में पसीना आएगा। क्यों? साइलीशिया के बच्चे में कीनोट बताया था ना, सर गीला हो जाता है। और अगर इसके साथ पस निकल रहा है लंग्स से इन द फॉर्म ऑफ येलो एक्सपेक्टोरेशन, और ये पूरी स्टेज कहलाती है सपुरेटिव स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये इकलौती कंडीशन है जब टीबी में साइलीशिया इंडिकेटेड है, जो कि कहलाती है सपुरेटिव स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और यही देना है। और अगर एक सूखे लंग्स में तुमने साइलीशिया दे दिया ऐसे पेशेंट को जिसका कई साल पहले टीबी था, ट्यूबरकल में ट्यूबरक्लोसिस बीमारी बंद है, भाई साहब मैं बता रहा हूँ जिंदगी झंड हो जाएगी उसकी। उसके ट्यूबरकल्स खुल जाएंगे, पूरे लंग्स के अंदर सपुरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्यूबरकल के ऊपर बॉडी साइलीशिया देने के बाद फेगोसाइटोसिस को एक्टिवेट कर देगी और सारे ट्यूबरकल खुल जाएंगे। इतना पस पड़ेगा कि सपुरेटिव न्यूमोनिया हो जाएगा इस पेशेंट को, और इसके अंदर टीबी वापस जागृत हो जाएगा और ये टीबी का पेशेंट हो जाएगा। अब आते हैं अगले पॉइंटों पे। मैं नीचे आ जाऊं, वीडियो खराब हुआ था एक मेरा, सिर्फ इसी की ये भूल गया था मैं ये करना। इफ समबडी हैज द, अब अपन ये पॉइंट पढ़ क्यों रहे हैं भाई? ये पॉइंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं भैया, हम कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ साइलीशिया पढ़ रहे हैं। तो पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन हमने पढ़ा टीबी के अंदर कि टीबी में कब नहीं देना है और कब देना है, हमने दोनों चीजें पढ़ ली। अब कौन से और कॉन्ट्राइंडिकेशन है? इफ समबडी हैज द फॉरेन बॉडी इम्प्लांटेड इन द बॉडी, कोई फॉरेन पार्टिकल किसी शरीर में इम्प्लांटेड, ऐसे मेटल रॉड इन फ्रैक्चर, लोगों की हड्डियां टूट जाती है, मेटल रॉड डलती है। प्लेट एंड स्क्रू इन द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ का हड्डी का ऑपरेशन होता है तो कई मर्तबा लोगों को वर्टिब्रल कॉलम में स्क्रू प्लेट लगती हैं। पेस मेकर इन द हार्ट, हार्ट के अंदर पेस मेकर लगा है। इन ऑल सच केसेस साइलीशिया इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट मे कॉज एक्सपल्शन ऑफ द फॉरेन बॉडी। ये जितने फॉरेन बॉडी हैं इनका एक्सपल्शन साइलीशिया पैदा कर सकती है। कैसे? बाय सपुरेशन एंड कैन इंड्यूस ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। बात खलास, ठीक है। अब आते हैं 14th की नोट पे। बट अब यहाँ पे बड़ा शानदार एक अच्छी चीज है कि बट इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द सपुरेशन मेक इट मोस्ट सुटेबल मेडिसिन फॉर द पल्मोनरी अफेक्शन ऑफ स्टोन कटर्स। याद रखना, स्टोन कटर समझते हो? मार्बल की खदानों में काम करने वाले बंदे। अब आप जानते हो इंडिया के अंदर लेबर एक्ट उतने ज्यादा वैसे नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई प्रोटेक्शन रहता नहीं है, जनरली ये सारे पत्थर काटने के क्रैशर वगैरह के काम रहते हैं, ठेके पे रहते हैं, और वहाँ पे कोई रूल नियम रहता नहीं है। तो अब होता क्या है कि वहाँ पे जो स्टोन कटर्स होते हैं, जो बंदे स्टोन काट रहे हैं, और जनरली ज़्यादातर के पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं रहता, तो जैसे मार्बल कटिंग हो रही है, ग्रेनाइट कटिंग हो रही है ना, कोटा स्टोन की कटिंग हो रही है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स लंग्स में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं पल्मोनरी अफेक्शन ऑफ स्टोन कटर्स। अब यहाँ पे साइलीशिया का एक बड़ा मजेदार काम है, वो ये है कि इसकी यही प्रॉपर्टी जो है कि फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से फॉरेन पार्टिकल को शरीर से एक्सपेल करना, इसी प्रॉपर्टी से ये इन लोगों के लिए पल्मोनरी अफेक्शन ऑफ स्टोन कटर की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। क्यों? बिकॉज साइलीशिया एस्टेब्लिशेस अ सपुरेशन एंड थ्रो ऑफ दीज टाइनी डस्ट एंड स्टोन पार्टिकल। जब साइलीशिया इन लोगों को देते हैं ना स्टोन कटर्स को, तो सिलिकोसिस नाम का बीमारी रहता है, याद रखना, इस बीमारी को सिलिकोसिस बोलते हैं। पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है स्टोन कटर्स के अंदर। तो साइलीशिया देते हैं ना, तो छोटे छोटे सपुरेशंस होते हैं, और वो जितने पत्थर के टुकड़े लंग्स में, वो बॉडी एक्सपेल कर देती है और बलगम के थ्रू निकल जाते हैं, और इन लोग बेटर हो जाते हैं इस बीमारी में। कितनी बड़ी बात। अब यहाँ पे जैसे कि हमको पता है, कभी पहले ही बता चुका है कि फिस्चुलस ट्रैक के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि साइलीशिया के अंदर जब न्यूट्रेटिव डिस्टर्बेंस होता है
तो बोन पढ़ी हमने, न्यूट्रिटिव सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ असिमिलेशन जो रहता है उसमें न्यूट्रिशन जो होता है वो न्यूट्रिशन इफेक्ट करता है बोन्स को, बोनी पार्टिकल्स को, है ना, कार्टिलेजेस को। उसकी तरह से सपुरेशन की प्रोसेस है, वही न्यूट्रिशन डिफेक्टिव है तो पकने की टेंडेंसी है, डिफेक्टिव फेगोसाइटोसिस। वही चीज क्या कर रही है, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, सपुरेशन की प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है फिस्चुला बनना। फिस्चुला क्या होता है? फिस्चुला को समझना बड़ा सिंपल है। आप ये समझो कि ये मैंने अपना, ये मेरा ईयरबड देख रहे हो आप, ये देख रहे हो ईयरबड है मेरे। अब मैंने अपना ये चार्जर लिया, ये चार्जर मैंने इसके पीछे डाल दिया, तो आप ये समझ लो कि ये चार्जर डला हुआ है, दिख रहा है, ये ईयरबड है, ये चार्जर है, ये मेरी बॉडी की स्किन है। तो अगर कोई मेरे को डीप एब्सेस है, ये नारंगी ईयरबड जो दिख रही है ना, ये एब्सेस है, ये कोई डीप बॉडी के अंदर है, कहीं पे बॉडी के अंदर डीप अंदर कहीं पे है, ये इतना अंदर है कि बहुत ही अंदर है। यहां से ये जो चार्जर की डोरी आ रही है, ये फिस्चुलस ट्रैक है इसका, या साइनस भी बोलते हैं, फिस्चुलस ट्रैक बोलते हैं। और ये स्किन के ऊपर यहाँ पे एक छेद बन गया है, यहाँ से इसका डिस्चार्ज होता जा रहा है। ये जनरली हम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ हिप जॉइंट में देखते हैं इसको, कि ये जो जगह, ये एसिटाबुलम है, हिप जॉइंट का पार्ट है, ये वहां से एक ट्रैक्ट बना है, ग्रॉइन रीजन में एक छेद हो गया, यहाँ से अंदर का जो बोन है, टीबी बोन, टीबी में वो गल के निकल रहा है पूरा बाहर, हिप जॉइंट गल के निकल रहा है, साइलिशिया का इंडिकेशन है। तो इसको कहते हैं फिस्चुला। ये जो ट्रैक है ना, ये जो रास्ता बना है जहां से पस ड्रेन होता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द फिस्चुलस ट्रैक। तो अब आप समझ सकते हो कि फिस्चुला वही बनेगा जिस जगह के ऊपर सपुरेशन की प्रक्रिया होगी, और इसलिए क्योंकि साइलिशिया का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल है सपुरेशन पे और सपुरेटिव प्रोसेस पे, और यही कारण है इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है मेडिसिन। फिस्चुला के ऊपर, फिस्चुला ट्रैक्ट के ऊपर, फिस्चुला इन एनो, कहीं पे भी फिस्चुला है रिपर्टरी में, ना यकीन हो तो देख लेना, हेड से लेके पैर तक जितने भी चैप्टर हैं, किसी में भी रैंडम आप डाल देना फिस्चुला, आपको साइलिशिया ही एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी मेडिसिन मिलेगी, सबसे बड़े ग्रेड में। तो साइलिशिया क्या, फिस्चुला ट्रैक इन एनी, फिस्चुलस ट्रैक इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, फिस्चुलस ट्रैक इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, फिस्चुला इन एनो एज वेल। Due to the command over the suppurative processes and pus formation, Silesia is most important medicine for the fistulous tract और इनफैक्ट fistula in ano। अब मैंने fistula in ano अलग से नहीं लिखा है, ये fistula in ano की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। 16वां पॉइंट, फिस्चुला लैक्राइमेलिस, कई लोगों को आंख के पास फिस्चुला बन जाता है, उसकी मेडिसिन है। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, इसमें कुछ समझाने का नहीं है तो है ना। मोहन गोरा है ना, शाम काला है, क्यों है भाई? मोहन गोरा है तो है, शाम काला है तो है, हमें पता नहीं क्यों, ना हम जानना के, ना हम इंटरेस्टेड है जानने में। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, अदर टू मेडिसिन आर द थूजा एंड एंटिमटार्ट, ठीक है। कैटेरल सपुरेटिव कंडीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे पल्सेटिला में बात करी थी, हीपरसल्फ में बात करी थी कि हीपरसल्फ के अंदर कैटेरल कंडीशंस होती हैं। अब क्योंकि अगर मैं पीले डिस्चार्जेस ढूंढूंगा कि डिस्चार्जेस फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन जो पीले हों, तो वो डिस्चार्जेस जो पीले होंगे उनकी कुछ बहुत 3-4 मेडिसिन है सबसे टॉप ग्रेड, साइलिशिया, हीपरसल्फ, पल्सेटिला, डल्कामार, इन सबके जो डिस्चार्जेस हैं वो पीले कलर के हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कैटेरल डिस्चार्जेस तो हैं। व्हाट इज कैटेरल डिस्चार्जेस? जब भी म्यूकस मेम्ब्रेन से डिस्चार्ज होता है उसको कैटेरल डिस्चार्ज बोलते हैं। अब इसका कैटेरल डिस्चार्ज पीला है, कितना पीला है? बहुत पीला है। इतना पीला है कि वो कैटेरल डिस्चार्जेस में मेरे को सपुरेटिव लगाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि ये सपुरेटिव कंडीशन की मेडिसिन है। तो इन द सेम मैनर ये सपुरेटिव कंडीशन को प्रमोट करती है, तो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन भी जब अफेक्ट होगी वो उसी तरीके से, उसी मैनर में अफेक्टेड होगी। वो क्या होगा वो मैनर होगा सपुरेटिव, कैटेरल सपुरेटिव कंडीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकोपुलुरेंट डिस्चार्ज होगा। व्हाट इज म्यूकोपुलुरेंट डिस्चार्ज? पीले कलर का गंदा सा डिस्चार्ज फ्रॉम आई, नोज, ईयर, चेस्ट, वजाइना। बात खलास। लास्ट स्लाइड, ठीक है। लास्ट स्लाइड में क्या कह रहा है कभी, अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, ये भी है तो है, अब पूछना मत क्यों। फुट स्वेट एंड आइलमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड फुट स्वेट, साइलिशिया सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। A cold that suppresses the foot sweat, पानी, ठंडा पानी पैर पे डाला, पैर से पसीना आ रहा था, उस कंडीशन में फुट स्वेट का सप्रेशन हो गया,
साइलिशिया विल ब्रिंग बैक दैट स्वेट, साइलिशिया उस पैर से जो पसीना निकलता था, जो सप्रेस हो गया, उसको वापस लाएगी। और क्या क्योर करेगी? कैटेरल ट्रबल फ्रॉम द नोज एंड द अदर पार्ट। हो सकता है ये जो बवाल बहुत सारे पैदा हो सकते हैं। अगर होम्योपैथी के अंदर आप डिस्चार्जेस का सप्रेशन देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। डिस्चार्जेस सप्रेशन होने पे बड़े बड़े धमाके हुए हैं, ये उन्हीं में से कुछ एक है कि हो सकता है फुट स्वेट सप्रेस होने पे कैटेरल ट्रबल हो जाए नोज का या किसी और पार्ट ऑफ बॉडी का। हो सकता है इंड्यूरेटेड ट्यूमर ही बन जाए किसी को। हो सकता है सप्रेशन ऑफ फुट स्वेट होने के ऊपर कैंसर भी हो जाए किसी को। हो सकता है गैस्ट्राइटिस हो जाए। हो सकता है ब्रेन फेग हो जाए। ऑल डेटिंग बैक टू द सप्रेशन ऑफ फुट स्वेट एंड ओटोरिया। कि फुट स्वेट या कान का डिस्चार्ज आ रहा था, सप्रेस हुआ, कोई बवाल हो गया, साइलिशिया दीजिए, साइलिशिया देंगे तो सप्रेस्ड फुट स्वेट को वापस ले आएगी और जितने बवाल हो रहे हैं वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। या फिर ओटोरिया सप्रेस हुआ था तो कान का वापस से कान जो है वो बहने लगेगा और उसकी वजह से सप्रेशन ऑफ ओटोरिया के कारण जो बवाल होंगे वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। बस इतनी बात बोल रहे हैं और कुछ नहीं। एक्शन ऑन बोन, बस रिपीट कर देते हैं। पूरा वीडियो में 1 घंटा 13 मिनट हो गया, यही बात करी है हमने बात करी है सिर्फ न्यूट्रिशन की, स्क्रोफुलस कंडीशन की। न्यूट्रिशन अफेक्टेड हुआ और न्यूट्रिशन की वजह से हुआ डिफेक्टिव एसिमुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन और उसके वजह से हुआ बोन इफेक्ट हुई हैं। बोन के अंदर जितनी चीज़ें आप लोग कल्पना कर सकते हैं सब होती हैं साइलिशिया में। तुम जो कल्पना कर लोगे ना बोन के अंदर, बोन का टीबी, बोन की कैरीज, नेक्रोसिस, बोन का सड़ जाना, है ना, बोन के अंदर ऑस्टियोमलेशिया, बोन का मुड़ जाना, कीफोसिस, स्कॉइलोसिस, आप जो कल्पना कर सकते हो दुनिया के अंदर, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, वो सारे डिसऑर्डर बोन के साइलिशिया के अंदर है ड्यू टू द डिफेक्टिव न्यूट्रिशन। अब मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, बस बहुत हो गया, मैं पक गया हूँ रिकॉर्ड करते करते। कॉजेज इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशन एंड कैरीज, हैज द एक्शन ऑन द बोन्स पे एक्शन करती है और फाइब्रस टिश्यू पे, producing suppuration and complete destruction of bone, periosteum and fibrous tissue, causing caries and necrosis of the any bone or any part of the body. Defective formation of bone भी इसी के jurisdiction में आता है। क्यों? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन की बात कर रहे हैं भैया, न्यूट्रिशन गड़बड़ है ना। तो जब अगर छोटे बच्चे के अंदर, साइलिशिया के छोटे बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन गड़बड़ है और उसकी बोन का फॉर्मेशन ही डिफेक्टिव हो रहा है, जैसे कि कीफोसिस की कंडीशन, रीढ़ की हड्डी मुड़ना, स्काइलोसिस की कंडीशन, कुबड़ निकलना, कीफोसिस, कौन सी मेडिसिन है भाई? साइलिशिया। डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज सेल इन द बोन, मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। अब सॉफ्टनिंग होती कैसे ये समझ लो, ये बड़ा मजेदार काम है यार। तो जो यार कितना माइंड था यार पायनियर्स के अंदर, हैनीमैन में, कैंट में, इन सब चीज़ों को डिकोड करने का यार। और हम जैसे गधे कहाँ मिलेंगे कि हम लोग सब डाटा है हम पर पढ़ नहीं रहे हैं। कार्टिलेज और बोन के अंदर एकलौता फर्क होता है रेत का, समझ लेना अच्छे से। कार्टिलेज सुना है ना, कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जब बोन होती है, बोन का एंड कार्टिलेज होता है। बोन के होते हैं 2 एफिफाइसिस और एक होता है डाइफाइसिस। तो एफिफाइसिस मतलब जो एंड होते हैं ना, बोन जब एंड पे आती है, टर्मिनल पार्ट ऑफ बोन, एकदम एंड आता है बोन का, कोई भी हड्डी का, वहां पे कार्टिलेज लगा रहता है। कार्टिलेज और बोन में इकलौता फर्क है सिर्फ रेत का। कार्टिलेज में रेत मिला दीजिए वो बोन बन जाएगी, और यही कारण है कि कार्टिलेज नरम होते हैं, बोन सख्त होती है। कार्टिलेज नरम इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सिलिका नहीं है, सिलिका मतलब रेत नहीं है, इसलिए वो कार्टिलेज हो गए। और जब इसी कार्टिलेज के अंदर आप रेत मिला दोगे तो वो हार्ड हो जाएगा, फिर ये बोन बन जाएगा, ये ऑसियस टिश्यू बन जाएगा। अगर इसमें से रेत निकाल दी तो ये कार्टिलेजिनस टिश्यू है, और कार्टिलेजिनस टिश्यू के अंदर कार्टिलेज में रेत मिला दोगे तो ये ऑसियस टिश्यू बन जाएगा। व्हाट इज ऑसियस? मतलब बोन बन जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। अब साइलिशिया के अंदर बोन का डिफॉर्मिटी पता है क्यों होता है? क्योंकि जो बोन बन रही होती है ना, उसमें जब सिलिका नहीं बॉडी मिला पाती प्रॉपरली तो वो बोन सॉफ्ट होती है, और वो बोन क्योंकि सॉफ्ट होती है, सिलिका नहीं है, साइलिशिया नहीं है, उसके अंदर रेत नहीं है, फ्लिंट नहीं है। यही तो डिफरेंस है कार्टिलेज में और बोन में। और कैसे होता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन साइलिशिया में? कि साइलिशिया के पेशेंट की हड्डियों के अंदर साइलिशिया मतलब सिलिका मतलब रेत या फिर फ्लिंट की मात्रा कम होती है, और इसी के कारण उसकी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं। वो कार्टिलेजिनस कंसिस्टेंसी की होती है, वो बोनी कंसिस्टेंसी की हार्ड नहीं होती है, वो कार्टिलेजिनस कंसिस्टेंसी की सॉफ्ट होती है, और यही चीज पैदा करती है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। अब वापस से सुनो कवि की भावनाओं को ढंग से, वो भी है ना।
अब कवि क्या कह रहा है, डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज सेल इन द बोन लाउडली कॉल्स फॉर साइलीशिया। समझ गए? डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ बोन, कैसी डिफेक्टिव फॉर्मेशन, इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज सेल ज्यादा है हड्डी के अंदर, बोन के सेल कम है, तो इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज सेल इन बोन, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, लाउडली कॉल्स फॉर द साइलीशिया बिकॉज द ओनली केमिकल डिफरेंस बिटवीन द कार्टिलेज एंड बोन इज दैट फ्लिंट बोले तो रेत, सैंड is the only present in bone not in the cartilage। कार्टिलेज इसलिए बना कि उसमें रेत नहीं थी, इसलिए वो सॉफ्ट रहा, वो सॉफ्ट होता है इसलिए कार्टिलेज कह रहा है। और जिस बोन के अंदर प्रॉपर मात्रा में रेत डाली गई वो हड्डी बन गई, वो हार्ड बन गई, है ना, वो टफ बन गई। तो यही तो डिफरेंस है। और इसी के कारण यही बोन्स के बनते वक्त साइलीशिया की कम मौजूदगी न्यूट्रेटिव डिसऑर्डर के कारण बोन्स को सॉफ्ट बना देती है। और वो जो बोन है वो बोनी कम होती हैं, कार्टिलेजिनस ज्यादा होती हैं, इसलिए वो इजीली बेंड हो जाती है। बात खत्म। ऑस्टियोआर्थराइटिस, अब यहाँ पे भी यही बात आ रही है, जॉइंट विथ वाइट स्वेलिंग व्हेन मिसचीव स्टार्ट्स इन द बोन रादर देन द साइनोवियल मेम्ब्रेन। भैया जो जॉइंट का जब प्रॉब्लम होता है, अर्थराइटिस होता है, तो मिसचीव स्टार्ट कहाँ होता है? जनरली मिसचीव स्टार्ट होता है मोस्ट कॉमनली इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन में, जो जॉइंट का पार्ट बनाती है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ना लिगामेंट, ना शीथ, ना टेंडन, ना साइनोवियल मेम्ब्रेन, कुछ पहले इन्वॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले जो चीज इन्वॉल्व होगी वो होगी हड्डी। ठीक है, तो जॉइंट विद द वाइट स्वेलिंग व्हेन मिसचीव स्टार्ट्स इन द बोन रादर देन द साइनोवियल मेम्ब्रेन। और लास्टली द लास्ट पेरियोस्टाइटिस एंड एक्सटेसिव नॉक्टर्नल पेन। जब भी हड्डियां बीमार पड़ती हैं तो नॉक्टर्नल पेन हड्डियों के अंदर हो ही जाता है। तो दोस्तों ये था 1.25 घंटे का, 1 घंटा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और जितना ये एडिटिंग करूं और जो एडिटिंग के अंदर जितने ही कट्स लगाऊं, 1 घंटा 10 मिनट फिर भी लेंथ रहेगी इस वीडियो की। और ये था एक लंबा सा वीडियो साइलीशिया के ऊपर। और ये सिर्फ मेरी बुक में लिखा हुआ सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये मतलब उसमें जो साइलीशिया लिखी है उसका सिर्फ 10% या 20% भी नहीं है, बकाया 80% साइलीशिया अभी बाकी है, जो आप पढ़ पाएंगे जब किताब मार्केट में आ जाएगी तब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को अपने ज़िंदगी के बहुमूल्य समय में से 1 घंटा निकालने के लिए, वीडियो को देखने के लिए और साइलीशिया के वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। अब आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में बचे हुए आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।